हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो पीपीएस में बेटा यूनिट नंबर 2 का आज वन शॉट रिवीजन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है लास्ट वन शॉट की तरह इसमें भी हम जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगेन मैं वही कहूंगी कि जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ना है वो बच्चे, आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव वन शॉट्स भी हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज क्विक रिवीजन के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए शॉर्ट वीडियो के लिए हमने ये वन शॉट मैं बना रही हूँ और कोशिश करेंगे इसकी लेंथ भी जो होगी वो आपकी 1.5 आवर के अंदर अंदर इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है इस यूनिट से, इसको एक बार देख लेते हैं और फिर ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके इस पर्टिकुलर वन शॉट में कवर अप हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इस यूनिट में वो है ऑपरेटर्स, है ना। जानते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सी में बेसिकली अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, कोई भी हमें ऑपरेशन करना होता है, तो उसको करने के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या है, एक सिंबल है जो कि ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, है ना। कितने टाइप के, अब बहुत सारे टाइप के, कंपाइलर को बताएगा कि भाई किस टाइप का ऑपरेशन आपको किस वैल्यू के ऊपर करना है, उस काम के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। इतने ऑपरेटर्स आपको पढ़ने हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर भी पूछ लिए जाएंगे, ये कोई भी इंडिविजुअल ऑपरेटर आपसे 2-2 नंबर में भी पूछ लिया जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम आप बता दीजिएगा कि 2 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो 2 मार्क्स में किसी भी इंडिविजुअल ऑपरेटर के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, तो बेसिकली जब हम ऑपरेटर्स के बारे में बेटा बात करते हैं तो ऑपरेटर मेनली 3 टाइप के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के ऊपर बेस्ड अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप के ऑपरेटर्स हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी का मतलब वो ऑपरेटर जो सिर्फ एक ऑपरेंड ले। ऑपरेंड का क्या मतलब होता है ये समझो। सपोज मैंने लिखा C इज इक्वल टू A प्लस B, तो ये प्लस क्या है, ये ऑपरेटर है, मतलब क्या ऑपरेशन करना है ये वो बताएगा, और जिनके ऊपर ऑपरेशन करना है वो होते हैं आपके ऑपरेंड्स। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है। तो यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, जिसमें एक सिंगल ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, बस एक नंबर के ऊपर वो काम करते हैं। बाइनरी में 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी जैसे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। और टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ एक ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर, जो टर्नरी ऑपरेटर सी में आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब देखो एक एक करके ऑपरेटर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन कौन से मेन ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो डिवीजन। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप लोग सब जानते हैं। मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, ये रिमाइंडर प्रोड्यूस करता है ना। अगर जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि मैं आपको कह रही हूं कि a की वैल्यू 5 है या 4 है, चलो ऐसे देखो, a की वैल्यू चलो 5 है, a इज 5 एंड b इज 2, और c की वैल्यू अगर मैं कहूं a डिवाइडेड बाय b, अगर मैं लिखूं c इज a डिवाइडेड बाय b, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो देखो c में क्या होता है, अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल को दूसरे इंटीजर वेरिएबल से डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट आता है ना वो इंटीजर ही आता है। तो इसका मतलब आप जब इसे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 आएगा, 2.5 नहीं आएगा, 2 आएगा, है ना। तो ये बेसिकली डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, ये कोशेंट देता है। जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को दूसरे नंबर से तो जो कोशेंट आता है वो देता है, रिमाइंडर नहीं देता। अब अगर मैं a मॉड्यूलस b करूं, इसी को अगर मैं लिखूं c इज इक्वल टू a मॉड्यूलस b, तो ये क्या करेगा, a को b से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है ये वो देगा। तो इस केस में जो c की वैल्यू है वो 1 आएगी, मतलब हम 2 से अगर 5 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के काम होते हैं। तो मुझे लगता है ये तो सीधे सीधे समझ में आने चाहिए। देखते ही सिंटेक्स क्या है, 2 ऑपरेंड्स हैं, देखो सब में 2-2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पहले तो हुए आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब एग्जाम में कई बार आ जाता है, एग्जांपल की हेल्प से आप समझाइए, तो ये छोटा सा कोड लिखो, a और b 2 नंबर ले लो, दोनों की कोई वैल्यू ले लो, और उसके बाद a प्लस b, a माइनस b, a मल्टीप्लीकेशन b, a डिवाइडेड बाय b और a मॉड b, एक एक करके इनको प्रिंट करा दो। a को b में जोड़ेंगे तो 30 आएगा, माइनस करेंगे 20 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। इस तरह से आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने फ्रेम करके दिखाया है, ये एग्जाम्पल इस तरह से आप बना के एग्जाम में दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, देखो सिंबल क्या होता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस को कहते हैं इंक्रीमेंट और माइनस माइनस को कहते हैं डिक्रीमेंट। अब ये काम कैसे करता है, ध्यान से देखो, इंक्रीमेंट क्या होता है, प्लस प्लस। अब
इंक्रीमेंट में आप एक तो ये यूनरी ऑपरेटर है, सिर्फ एक नंबर या एक ऑपरेंड के ऊपर ये काम करेगा। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल है ए जिसके ऊपर मुझे इंक्रीमेंट लगाना है, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम वेरिएबल के बाद भी लगा सकते हैं और वेरिएबल से पहले भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लगा सकते हैं, है ना। इन दोनों का ही मतलब सेम है, क्या कि a इज इक्वल टू ए प्लस वन। दोनों ही क्या करेंगे, a की वैल्यू में प्लस वन को ऐड कर देंगे, a में 1 ऐड करेंगे। मान लीजिए a की वैल्यू 2 है तो ये a की वैल्यू को 3 बना देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए एग्जांपल, अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, वैल्यू में से -1 करेगा। अब जैसे माइनस माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू a माइनस 1। इतनी बात तो क्लियर समझ में आती है। अब देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए a की वैल्यू 1 है और मैं a प्लस प्लस करूं तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी। अब मैं उसमें से माइनस माइनस कर दूं तो मतलब उसमें से मैंने एक माइनस कर दिया तो अब वापस उसकी वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। ये बता रहे हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, ठीक। अब देखो बेटा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, देखो एक चीज याद रखनी है, अगर सिंपल लिखा है कोई भी वेरिएबल और उसके साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो पोस्ट लिखा हो, पोस्ट इंक्रीमेंट हो या प्री इंक्रीमेंट हो, इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं होता, ऑपरेशन सेम है कि a की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर लिखा है, मान अभी देखेंगे, अगर किसी और ऑपरेटर के साथ आपने कंबाइन कर दिया तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो बेसिकली इंक्रीमेंट, हम इंक्रीमेंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, सेम चीज डिक्रीमेंट के लिए भी होगी। तो एक चीज समझ लो, दूसरी वाली चीज एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी की तरह काम करती है। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये दो तरह से लिख सकते हैं हम, प्लस प्लस ए लिख सकते हैं या माइनस माइनस या ए प्लस प्लस लिख सकते हैं। प्लस प्लस ए का क्या मतलब है कि इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले लिखो, प्री प्लस प्लस पहले लगाया तो प्री इंक्रीमेंट, प्लस प्लस बाद में लगाया तो पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसे ही डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट दो तरीके से होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। इधर प्री इंक्रीमेंट की बात करो, सबसे पहले मान लो मैंने a की वैल्यू 10 ली, दो वेरिएबल लिए, a की वैल्यू मैंने 10 ली और b को मैंने दूसरा वेरिएबल लिया। अब मैंने लिखा b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो प्लस प्लस ए में देखो, अब ये प्लस प्लस ए अकेला नहीं है, अब ये एक एक्सप्रेशन के अंदर है जिसमें एक और ऑपरेटर है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसमें एक और ऑपरेटर है। अब खाली प्लस प्लस ए नहीं लिखा हमने, एक एक्सप्रेशन के अंदर इसको लिखा है ना, इसके अलावा और भी ऑपरेंड लिखे हैं और भी ऑपरेटर्स लिखे हैं। तो अब प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए में डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा, देखिए, जब अब इस एक्सप्रेशन के बाद हम इसको प्रिंट करेंगे तो ए और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, उन बातों को जरा हमें ध्यान से देखना है। कैसे देखना है, ये एक्सप्रेशन लिखा, यही एक्सप्रेशन मैंने निकाल के समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। अब इस एक्सप्रेशन को किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, ये जरा ध्यान से देखो। ये क्या करेगा, प्री इंक्रीमेंट का मतलब है पहले ए को इंक्रीमेंट करो और जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो बी में डाल दो। तो इसमें क्या करना है, ए को पहले इंक्रीमेंट करना है और फिर इंक्रीमेंटेड वैल्यू को बी में डालना है ना। तो ए की वैल्यू क्या थी, पहले 10 थी, ए की वैल्यू 10 थी ना, तो यहाँ पर ए में पहले क्या था, जैसे मैं मान लो, चलो दोबारा बनाती हूँ, ए की वैल्यू 10 है और बी में मान लो हमने कुछ नहीं डाल रखा। अब हमने लिखा a प्लस प्लस, तो a प्लस प्लस मतलब पहले a की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई, इंक्रीमेंट हो गई 11 हो गई, और फिर जो वैल्यू 11 हुई उसे हमने b के अंदर असाइन किया तो b भी 11। तो इस केस में a और b दोनों की वैल्यू 11 11 प्रिंट होगी। मतलब क्या हुआ कि असाइन करने से पहले वैल्यू, पहले a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी वो b के अंदर जाएगी। ये हुआ आपका प्री इंक्रीमेंट। अगर इसी चीज को मैं पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह देखूं तो ये क्या करेगा, इस चीज को कैसे ब्रेक कर रखा है, देखो, पहले बी के अंदर ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी, पहले बी के अंदर ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी, उसके बाद ए की वैल्यू में आप इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसका मतलब पहले बी में आपने 10 असाइन कर दिया, उसके बाद ए को 11 किया, तो यहाँ पर आप ए और बी प्रिंट करेंगे तो बी तो 10 प्रिंट होगा, लेकिन ए जो होगा वो आपका 11 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, प्री इंक्रीमेंट जब होता है तो पहले इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो एक्सप्रेशन में यूज होती है। पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तो वैल्यू जो वेरिएबल की होती है वो एक्सप्रेशन में यूज हो जाती है, उसके बाद इंक्रीमेंट होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है या इनके ऊपर आउटपुट क्वेश्चन भी आ जाता है, वो आपको देखना है, ठीक है। अब देखो, जैसे प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर डाल रखा है a की वैल्यू 10 है, अगर मैं प्लस प्लस a प्रिंट करूं तो इसका क्या मतलब है कि पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर प्रिंट करेगा, तो 11 प्रिंट करेगा। अगर मैंने a माइनस माइनस प्रिंट किया, अब ये देखो, ये फंक्शन के अंदर है, प्रिंटफ के अंदर है, तो प्रिंटफ के अंदर भी ये अपनी प्री और पोस्ट प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद डिक्रीमेंट होगी। a की वैल्यू, लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 11 है, देखो a की तो a है, उसी को हमने यहाँ पर 11 बनाया है ना, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 11 प्रिंट होगा।
और 11 प्रिंट होने के बाद वो फिर डिक्रीमेंट होके 10 हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, जैसे मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रही हूं, ये जो एग्जाम्पल है, ये देखो इस एग्जाम्पल की बात मैंने की, a की वैल्यू 10 है, तो ये a है, इसकी वैल्यू 10 है। जब हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट किया प्लस प्लस a करके, तो a की वैल्यू 11 हो गई और 11 प्रिंट हो गया। अब a की वैल्यू क्या है, 11 है। जब हमने नेक्स्ट टाइम ये माइनस माइनस प्रिंट किया तो सिर्फ a प्रिंट होगा, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो क्या प्रिंट हो गया, फिर 11 प्रिंट हो गया। और उसके बाद जैसे ही प्रिंट हुआ, इमीडिएटली a की वैल्यू चेंज होके 10 हो गई। अब अगेन आपने a प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हुआ, 10 हुआ। तो बस इतना ध्यान रखना है। जैसे किसी दूसरे एक्सप्रेशन में प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट अलग होते हैं, ऐसे ही अगर आप प्रिंटफ के अंदर भी इन्हें डालते हैं तो ये प्री और पोस्ट अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और इसके ऊपर बेस्ड आउटपुट क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको पता है तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये बेसिकली क्या है, ये ऑपरेटर्स के जो वेरिएबल्स हैं, नंबर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करने का काम करते हैं कि बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है ना, उन कामों के लिए यूज करते हैं। कंपैरिजन के लिए बेसिकली दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज होते हैं। सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, सब में दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको कि जब भी आप इन ऑपरेटर्स को यूज करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो बूलियन में आता है। बूलियन का मतलब या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है ना। ये जो रिजल्ट आता है वो या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू मतलब 1 और फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या है, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इनमें से क्या क्या मतलब है, ये क्या करेगा, क्या मतलब है, a की वैल्यू b से छोटी है, a इज लेस देन b, इसका मतलब हम बता रहे हैं a b से छोटा है। अगर एक्चुअली ऐसा है तो ये ट्रू देगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स देगा, है ना। ये ग्रेटर के लिए, ये इक्वल के लिए, यहाँ हमने इक्वल भी लगा दिया। a और b अगर बराबर है तो भी ये ट्रू देगा, ये भी ट्रू देगा। a डबल इक्वल टू b का मतलब क्या होता है कि a और b दोनों सेम है या नहीं। देखो यहाँ पर जब हम C प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो C में जो डबल इक्वल लगा रखा है ना, वो डबल इक्वल असाइन नहीं करता। देखो यहाँ देखो, पहले जैसे मैंने, हो सकता है मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हो, नहीं एग्जाम्पल नहीं लिया है। चलिए पहले ये देखिए कि सपोज मैं आपसे कहूं कि हाँ, तो रिलेशनल ऑपरेटर में बेसिकली क्या है कि, चलिए मैं यहाँ पर लेके बताती हूँ एग्जांपल, तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने कहा a की जो वैल्यू है वो 10 है और b की जो वैल्यू है वो है 12, और अगर मैं लिखूं a इक्वल टू b, तो ये क्या करेगा, ये दोनों को कंपेयर करेगा। a इक्वल टू b विल कंपेयर कि a इज इक्वल टू b और नॉट। हम क्या कह रहे हैं कि a और b दोनों इक्वल हैं। क्या इक्वल है, नहीं है, तो इसलिए ये क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा, ठीक है। तो दोनों में फर्क होता है। ये क्या है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि इन दोनों की वैल्यू को इक्वलिटी के लिए कंपेयर कर रहा है, whether these two values are equal or not। एक दूसरा आता है a इक्वल टू b, ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये b की वैल्यू को a के अंदर असाइन कर देता है। मान लीजिए b की वैल्यू 2 है तो इसके बाद a की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और b की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये इक्वलिटी के लिए काम कर रहा है एंड दिस इज असाइनमेंट। ये बात आपको याद रखनी है, कभी कभी इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो ये बात मुझे लगता है समझ आ गई होगी। तो ये क्या है, डबल इक्वल का मतलब क्या है कि ये बताता है कि दोनों इसके ऑपरेंड जो है वो सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम है तो ये ट्रू देता है, अलग है तो ये फॉल्स देता है। और लास्ट वाला है नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों ऑपरेंड को कंपेयर करेंगे, दोनों अगर बराबर नहीं है तो फिर ये ट्रू देगा, अगर बराबर है तो ये फॉल्स देगा, है ना। तो देखो एग्जाम्पल से समझ लो। अब ये एग्जाम्पल है हमारे पास, a की वैल्यू हमने 25 ली, b की वैल्यू ली 5, a लेस देन b, बताओ a इज लेस देन b, 25 इज लेस देन 5, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। फॉल्स है तो ये क्या देगा, 0, है ना, फॉल्स मतलब 0। अब a इज ग्रेटर देन b, बात तो सही है, a जो है उसकी वैल्यू b से बड़ी है तो ये 1 देगा, ट्रू देगा। a इज लेस देन इक्वल टू b, फॉल्स। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ट्रू। a इज इक्वल टू b, क्या a और b दोनों बराबर हैं, फॉल्स, 0। a इज नॉट इक्वल टू b, a और b बराबर नहीं है, ट्रू, सही बात है, तो इसलिए इसने 1 दे दिया। तो क्या करा रिलेशन ऑपरेटर्स ने, ये 6 रिलेशन ऑपरेटर है, बहुत सिंपल है, इन्हें हम प्रोग्रामिंग में एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए यूज कर लेते हैं जहां हमें कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है,
एंड और लॉजिकल नॉट, ये 3 आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं सी में, ध्यान रखना है। डबल एंड, डबल पाइप बनाना है और के लिए, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला जो साइन होता है कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में, वो आपका लॉजिकल नॉट होता है। ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें से ये जो पहले दोनों हैं, ये तो दोनों है बाइनरी, और ये वाला जो है ये है यूनरी। इसमें सिर्फ एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है ना, दिस इज यूनरी एंड दीज टू आर बाइनरी। देखने में ही हमें समझ में आ रहा है, देखो इसमें तो हमने एक सिंगल ऑपरेंड ले रखा है, इसमें हमने 2 ऑपरेंड ले रखे हैं। काम कैसे करता है देखो, अब मान लीजिए ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 5 है, हमने क्या कहा ए एंड बी। अब देखो बेटा, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, पहले यहां से समझो, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं यही एग्जांपल है। चलिए इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं, यहां देख लेते हैं, ठीक है। यही एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 5 है ना। मुझे क्या करना है, ए एंड बी करना है, ए लॉजिकल एंड बी। लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों में से, लॉजिकल एंड कहता है अगर दोनों इनपुट ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। एंड का मतलब 2 ऑपरेंड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, दोनों ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ए और बी के बीच में हमने लॉजिकल एंड लगा दिया, ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 5 है। अब एक और बात याद रखनी है, एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, लिख देती हूं मैं, एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, मतलब 1, कोई भी वैल्यू है अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो है, जीरो तो फॉल्स है, अगर नॉन जीरो है, चाहे पॉइंट में है, चाहे प्लस है, चाहे माइनस है, वो हमेशा ट्रू रहेगा। तो देखिए ये 25 क्या है, ट्रू, 5 क्या है, ट्रू, दोनों ट्रू है, तो इसकी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ट्रू मतलब 1, इसका आंसर आएगा 1। तो जब प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। दूसरे वाले में देखो ए और बी, और क्या कहता है कि ए या बी दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। दोनों, अगर दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होना ही है, कोई एक भी ट्रू है तो जो रिजल्ट होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ए और बी में ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तब दोनों ही ट्रू है तो रिजल्ट जो होगा वो नेचुरली ट्रू ही होगा, है ना। और तीसरा है आपका नॉट ए, लॉजिकल नॉट ए। ये क्या करेगा, ये ए की वैल्यू को इवैल्यूएट करेगा। देखो ध्यान से देखना, लॉजिकल नॉट क्या करता है, ए की वैल्यू को चेक करेगा, क्या है ए की वैल्यू 25, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स होगी तो उसको ट्रू बना देगा। ये निगेशन का काम करता है। निगेशन का मतलब ट्रू को फॉल्स बनाता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। तो सिंपल जो भी आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा, कोई वेरिएबल लिखा, कोई नंबर लिखा, उसको ये इवैल्यूएट करेगा ट्रू है या फॉल्स, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको निगेशन के थ्रू काम कर देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये जो ऑपरेटर हैं ये डायरेक्टली नंबर्स पे भी लगा सकते हो, वेरिएबल्स पे भी लगा सकते हो, एक्सप्रेशन पे भी लगा सकते हो। एक एक्सप्रेशन आपने लिखा, उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, आप उसे सॉल्व कर लो, अगर जीरो आया तो फॉल्स है, अगर नॉन जीरो आया तो वो एक्सप्रेशन ट्रू है, ठीक है। ये हुए आपके लॉजिकल ऑपरेटर। बता मैं क्यों रही हूं एक एक करके, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग एग्जांपल के साथ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट की बेसिक ट्रूथ टेबल है, एग्जाम में बना के नहीं आनी, आपके लिए याद रखने के लिए है। ये क्या कहता है लॉजिकल एंड, कि जब दोनों इनपुट 1 होंगे, ये इनपुट 1 है, इनपुट 2 है, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी ये 1 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। दोनों में से एक भी इनपुट अगर 0 है तो ये फाइनली 0 होता है। ऐसे ही लॉजिकल और, दोनों में से अगर एक भी इनपुट 1 है तो ये 1 होगा, अदरवाइज ये दोनों 0 है तभी 0 होगा। और लॉजिकल नॉट क्या करता है, इनपुट 1 0 है तो उसे 1 बनाएगा, 1 है तो उसे 0 बना देगा, उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। फिर आते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर का काम क्या है, ये जो भी नंबर आप इन्हें देते हैं ये उन नंबर्स को बिट्स में चेंज करते हैं। पहले बाइनरी में नंबर को चेंज करते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल ऑपरेशन, अभी तक जो हम पूरे नंबर के ऊपर लगा रहे थे, ये इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर वो ऑपरेशन लगाते हैं। बस ये डिफरेंस होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स में, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो क्या मतलब है इसका। देखो कितने ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और। देखो ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और जैसे लग रहे हैं देखने में, लेकिन वहां पर हम डबल एंड वाला सिंबल लगाते थे, यहाँ सिंगल एंड है, वहां डबल पाइप लगाते थे, यहाँ सिंगल पाइप है। ये इनमें डिफरेंस है, याद रखना, गलती से ऐसा ना हो बिटवाइज की जगह लॉजिकल एंड या और लिख दो, ठीक है। ये है बिटवाइज एक्सऑर, ये है वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, इनको हम एक एक करके पहले अब पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे।
तो देखो बिटवाइज ऑपरेटर एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा आइडिया ये दे रही हूँ कि किस तरह से, क्योंकि भाई हमें अगर किसी नंबर के ऊपर बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो नेचुरली हमें आना चाहिए कि हम उस नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि काम तो हम बिट्स पे करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखते हैं, अगर बाइनरी में आ जाए तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीखते हैं। चलिए तो देखिए, तो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 32 और मुझे डेसिमल में है और मुझे उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो एक तो सीधा सीधा तरीका क्या होता है कि आप नंबर को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, 2 से डिवाइड करते रहो और जो रिमाइंडर बचता रहे उस रिमाइंडर को लिखते रहो। तो देखो 2 से डिवाइड किया 16 आया 0, 2 से डिवाइड किया 8 आया 0, 2 से डिवाइड किया 4 आया फिर 0 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया 2 आया फिर 0 रिमाइंडर। अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। देखो यहाँ फिर मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, है ना। बस खत्म हो गया यहाँ पर, इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये जितनी भी डिजिट्स आई इन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखो, नीचे से ऊपर की तरफ को लिखो। तो क्या आया 1 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5, 1 फॉलोड बाय 5 zeros। ये जो है ये 32 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये 32 को हमने बाइनरी में लिखा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे बाइनरी में दे रखा है तो मैं इसे डेसिमल कैसे बनाऊं उसको देखो। ये बाइनरी है, अगर मुझे बाइनरी से डेसिमल बनाना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ से 2 की पावर यूज करनी है। ये देखो ये 2 की पावर 1 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। इन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करने लगूं तो देखो, अगर मैं यहाँ पर सीधे सीधा आपको इसी को लिख के दिखाऊं, अगर यहाँ पर मैं कहूं कि क्या आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 0, ये तो सारे के सारे 0 ही हो जाएंगे, ये तो सारे 0 हो गए अगर मैंने 0 से इन्हें मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2, सारे 0 हो गए। जहां 1 है वो वाली डिजिट बचेगी, क्या है 2 रेज़ टू द पावर 5 मतलब 32। इस तरह से ये उल्टा भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप देखो, हमने चलो बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं, इतना समझ लो कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में इनको कलेक्ट कर लेते हैं। एक इसका डायरेक्ट तरीका भी है कि आपको इतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट तरीका क्या है उसे सीखो, ठीक है। ये डायरेक्ट तरीका है, देखो ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं 2 की पावर्स में सबसे पहले लिख लेते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर लिखनी शुरू करो, लेफ्ट हैंड की तरफ पावर इंक्रीज करते रहो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 6 एंड सो ऑन, इस तरह लिखते रहो, ठीक है। अब इन्हीं पावर्स को मैंने ओपन करके नंबर जो आए ना उनको लिख लिया, 1 2 4 8 16 32, ये सब नंबर लिख लिए मैंने। अब मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है, 32 को रिप्रेजेंट करना है। जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उस नंबर के नीचे 1 लिखो, बाकी सबको लिख दो 0। तो देखो इधर से शुरू किया ना, 32 के नीचे 1 लिख किया, बाकी सबको 0 लिख दिया, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 32। सिंपल है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको 35 को रिप्रेजेंट करना है, तो 35 कैसे बनेगा, 32 प्लस 3, है ना। तो 32 तो यहां से बनी गया, अब 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 को जोड़ने पर 3 बन जाएगा। तो 32 प्लस 2 प्लस 1, तो जो जो नंबर हम इसमें से कंसिडर कर रहे हैं उनके नीचे 1 लिख दो, वो आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर 35। 16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, 16 के नीचे 1 लिखो, बाकी सबको 0 कर दो, ये 16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। कितनी बिट्स में चाहिए, एटलीस्ट लास्ट में जहां तक आ रहा है 1 वहां तक तो चाहिए, उसके आगे जितनी बिट्स लगानी है उन्हें सबको 0 करके लगा दो। तो कुल मिला के मतलब क्या हुआ, जो नंबर कंसिडर करना है उसके नीचे 1, बाकी सारे 0, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी काम को लंबे तरीके से करूं, अगर जैसे मैंने कहा कि चलो डेसिमल में मुझे दिया था, मैंने बाइनरी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया। अब अगर बाइनरी में तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसी तरह कन्वर्ट कर लो, उनके ऊपर ये नंबर्स लिख दो और जहां जहां वो नंबर आ रहे हैं उन सबको ऐड कर दो, अपने आप आपको सेम नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि भाई ये नंबर है, ये बाइनरी है, इसको आपको डेसिमल में वापस कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, ये नंबर लिख लो बिट्स के ऊपर और जिन जिन के नीचे 1 आ रहा है उन सारे नंबर्स को उठाओ और जोड़ दो, वो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि ये नंबर है वही जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 की पावर लगाओ और इस तरह लिखो 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2, ऐसे करते करते 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4, तो ये क्या आ गया आपका 16 के लिए आपको ये काम, इस तरह से आपको इसको रिवर्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरा तो मानना ये है, क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एग्जाम में तो कोई पूछेगा नहीं, तो आपको सीधा सीधा तरीका याद रखना है।
2 की पावर 0 से शुरू करके बढ़ाती जानी है और बस वो नंबर्स लिख के जो भी नंबर आपसे डेसिमल टू बाइनरी आपको कन्वर्ट करना पड़े उसको डायरेक्टली आप कन्वर्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ते हैं कैसे काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास 25 को मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। चलो जरा एक बार तुम्हें 25 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करके और दिखा दूं मैं कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर 25 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, 25 है डेसिमल में, इसका मुझे बाइनरी चाहिए है ना, और दूसरा नंबर क्या है मेरे पास 5, दूसरा नंबर है 5 डेसिमल में, इसका भी मुझे बाइनरी चाहिए, बाइनरी मतलब बेस 2 है ना, 0 1 की फॉर्म में चाहिए। 25 को देखो पहले 25 को बाइनरी बनाने के लिए क्या करें, 1 2 4 8 16 32 इसी तरह से लिखते हैं। 25 कैसे मिलेगा मुझे, 16 देखो 16 प्लस 9 इज 25, तो 16 8 1, तो देखो बहुत सीधी सीधी बात है, 16 प्लस 9 इज 25, तो 16 8 1, 8 प्लस 1 9 और ये 16, बस बाकी सारे 0। तो ये देखो ये क्या है, ये 25 है, 1 1 0 0 1, ये देखो 1 1 0 0 1। अब दूसरा देखो 5 लिखना है मुझे, 5 कैसे लिखेंगे, 1 2 4 8, 5 कैसे मिलेगा, 4 प्लस 1 5 मिलेगा, तो ये देखो इनके नीचे 1 लिख दो, बाकी सारे 0 लिख दो। अब जरा एक ध्यान दो, जब हमें ऑपरेशन 25 और 5 के बीच में करना है तो इसमें कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें आ रही है 4, तो एक बिट और लगा लो इधर की तरफ लगानी है। हमेशा ध्यान रखना अगर हमें कोई 0 ऐड करनी है तो इधर लेफ्ट साइड में करनी है, राइट साइड में 0 ऐड मत करना, नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना अगर एडिशनल बिट लगानी है तो लेफ्ट साइड में लगा लो। तो बस ये 5 की वैल्यू होगी क्या, 0 0 1 0 1, तो ये देखो ये 25 हो गया, ये 5 हो गया। अब हम एक एक करके बिटवाइज ऑपरेशंस पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले बिटवाइज एंड देखो, अगर मुझे 25 और 5 के बीच में बिटवाइज एंड परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना है, बिट बाय बिट देखना है। अगर दोनों बिट 1 है तो रिजल्टेंट बिट 1 होगी, दोनों में से एक भी 0 है तो रिजल्टेंट बिट 0 होगी। एंड ऑपरेशन क्या कहता है भाई, अगर दो इनपुट में से दोनों इनपुट ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। तो बस सिंपल बात है, दोनों 1 है तो रिजल्ट में 1 वरना 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये आ गया 1, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1, आप प्रिंट करा लो उसको 1 प्रिंट होगा। जो भी वैल्यू वापस आएगी उसे वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, जो भी वैल्यू आती है वो आपको प्रिंट करेंगे। मतलब जो नंबर हम देते हैं इस ऑपरेटर को वो नंबर हम डेसिमल में देते हैं तो ये रिजल्ट भी हमें डेसिमल में देता है, लेकिन ये काम बिट के ऊपर करता है। ठीक है, तो अब देखो बिटवाइज और क्या करेगा, बिटवाइज और अगर मैंने 25 और 5 के बीच में बिटवाइज और लगाया, कैसे 25 और 5, इस तरह अगर मैंने कोई ऑपरेशन किया तो ये 25 को पहले बिट्स में कन्वर्ट किया, इसने 5 को बिट्स में कन्वर्ट किया, बिटवाइज और उसके ऊपर लगाया, तो ये क्या किया, जहां भी एक भी 1 है वहां रिजल्ट में 1 मिलेगा। तो बस ये जो वैल्यू है इसको देखो किस तरह से हम वापस कन्वर्ट कर रहे हैं, इन डिजिट्स के ऊपर 1 2 4 8 16 इस तरह लिख लिया मैंने, जहां जहां 1 है उन डिजिट्स को मैंने ऐड कर दिया, तो क्या आया 29, तो इसका रिजल्ट क्या है 29। तो बिटवाइज और में क्या होगा, बिट्स में चेंज करो, जहां जहां 1 है वहां वहां आप 1 बना दो। बिटवाइज एक्सओर क्या कहता है, वही बिट्स में कन्वर्ट करो, जहां सेम डिजिट्स हैं, जहां दोनों 0 हैं या दोनों 1 है वहां 0 आएगा, और जहां अलग अलग डिजिट है, एक 0 है एक 1 है तो वहां पर 1 आएगा। तो देखिए इट गिव्स 1 इफ बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट एंड गिव्स 0 इफ बोथ इनपुट्स आर सेम। तो देखो दोनों सेम है 0 देगा, और दोनों सेम है 0 देगा, अलग अलग है तो 1 देगा। अगेन आपने इसे कन्वर्ट कर लिया, 1 2 4 8 16 2 की पावर लगा दी इधर की तरफ से, ध्यान रखना इधर से इधर की तरफ लिखनी है, जहां जहां 1 आ रहा है उन सबको जोड़ दिया तो जो आंसर आया वो आपका रिजल्ट हो गया। फिर है आपका बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, 0 को 1 बनाता है, 1 को 0, जैसे 1 नॉट करता था वही काम यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट करता है। तो 25 को पहले बाइनरी में लिख लिया, फिर जहां जहां 0 था वहां 1 बना, तो जहां 1 है वहां 0 बना, तो जहां 0 था वहां 1 हो गया, जहां 1 था वहां 0 हो गया। अगेन आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और इसको लिख दिया। तो बस ध्यान क्या रखना है, बिटवाइज ऑपरेशन में क्या होता है, जिस भी नंबर के ऊपर आप बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं ये पहले उसे बिट्स में कन्वर्ट करेगा, उसके ऊपर बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और फिर फाइनली वो वैल्यू वापस डेसिमल में बन के आपको मिलेगी। ठीक है, फिर आपके बचते हैं 2, कौन कौन से, बिटवाइज राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट को समझो, बहुत ध्यान से समझना। देखो बेटा, मान लीजिए मैंने किसी वेरिएबल की वैल्यू ली 16, ए की वैल्यू है 16 और मुझे बाय 1 यूनिट इसे राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, देखो एरो का जो हेड है वो टुवर्ड्स राइट है, राइट की तरफ पॉइंटेड है ये, तो इसका मतलब हम इसे राइट शिफ्ट कर रहे हैं। राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, मान लीजिए ए की वैल्यू 16 है तो कैसे 1 फॉलोड बाय 4 जीरोस, मैंने ए की वैल्यू यहाँ पर लिख ली।
अब हम इसे बाय 1 यूनिट अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो होगा क्या, हम ये मान के चलते हैं कि ये एक ब्रिज के ऊपर सारी बिट्स रखी हुई हैं, अगर मैं एक बार इसे राइट शिफ्ट करूंगी तो जो इधर वाली बिट होगी ना वो नीचे गिर जाएगी और इधर एक जगह बन जाएगी, जहां जगह बनेगी वहां हम 0 इंसर्ट करेंगे हमेशा। ठीक है, हमें नंबर ऑफ बिट्स उतनी रखनी है। जैसे ये 0 इधर गिरी, हमने एक 0 इधर ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये 16 था, है ना, और 16 की एक 0 इधर चली गई तो क्या बन गया, एक 0 इधर आ गया, यहाँ 3 0 रह गई, क्या बन गया, ये 8 बन गया। तो मतलब देखो क्या हुआ, 16 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया ना, दिख रहा है हमें। अब मान लो ये 8 है, अगर मैं इसी a को बाय 2 यूनिट राइट शिफ्ट करूं, 16 को ही मैंने बाय 1 यूनिट राइट शिफ्ट किया तो मुझे 8 मिल गया। अब मैंने बाई 2 यूनिट राइट शिफ्ट किया, ये 16 था, इसकी ये 2 0 जो थी इन्हें मैंने ड्रॉप कर दिया और ये 2 0 मैंने ऐड कर दी, तो क्या आया 0 0 1 0 0, ये क्या वैल्यू है, ये 4 है। तो इसका मतलब बाय 2 यूनिट राइट शिफ्ट करने पर मैंने इसे 4 से डिवाइड किया है, 16 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, और मोटा मोटा समझो, बहुत सीधी सीधी बात है। ये देखो भाई, ये हमने टाइमलाइन बनाई 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड सो ऑन, 2 की पावर लगती जाएंगी। यहीं से देखो, जब हम लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम राइट की तरफ चल रहे हैं तो 2 से डिवाइड हो रहा है, सीधी सीधी बात है। 128 को राइट शिफ्ट करो 64, राइट शिफ्ट करो 32, 2 से डिवाइड कर रहे हो हर बार, और जब लेफ्ट में चल रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जो भी नंबर है उसे अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलेगा, राइट शिफ्ट करोगे तो डिवीजन की तरफ चलेगा। अब कितने से डिवाइड करना है, 2 की पावर से डिवाइड करना है। बाय 1 यूनिट शिफ्ट करना है तो 2 से डिवाइड करो, बाय 2 यूनिट शुरू मतलब आपको शिफ्ट करना है तो 2 की पावर 2 से डिवाइड करो, 2 की पावर आपको लगानी है। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, तो राइट शिफ्टिंग x बाय x यूनिट, मतलब a को अगर आप बाय x यूनिट राइट शिफ्ट करना चाहते हो तो मतलब a को आप 2 x से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल लो, मान लो a की वैल्यू है 128, है ना, और a को मुझे राइट शिफ्ट करना है बाय 2 यूनिट। मैंने कहा a को बाय 2 यूनिट मुझे राइट शिफ्ट करना है, तो क्या करेंगे, 128 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 128 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा 32। तो बाय 2 यूनिट मैंने शिफ्ट किया, एक बार इधर आ गया 32। ठीक है बेटा, बस इस तरह याद रखना। राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, राइट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट भी सेम है। अगर लेफ्ट की बात करनी है तो देखो ये लेफ्ट के लिए लिखा हुआ है सेम चीज, अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, बाय 1 यूनिट करना है तो सीधा मल्टीप्लाई करना है ना। और अगर x यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 2 x से आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, कोई सरदर्द करने की जरूरत नहीं है, कोई बिट्स में कन्वर्ट नहीं करना। कोई आउटपुट क्वेश्चन अगर आ जाए मान लो तो डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम चला लेना है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। नंबर को कितने यूनिट से शिफ्ट करना है, राइट या लेफ्ट, तो उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड इस फॉर्मूले से उसे कर देना है, बस सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, फिर आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, सिंगल इक्वल जिसकी बात हम करते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये बेसिकली क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को राइट साइड, अब देखो जैसे मैंने ये सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में डिफरेंस यहाँ बता रखा है, मैंने पहले भी आपको ये चीज ऑलरेडी बता दी। सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, अगर हमने लिखा a इज इक्वल टू बी तो ये b की वैल्यू को a के अंदर असाइन कर देगा, a b की जो भी वैल्यू होगी अब वो वैल्यू a में चली जाएगी, b में तो रहेगी, a में कॉपी हो जाएगी। ये क्या करेगा, a और b दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेगा कि वो दोनों सेम है या नहीं। अगर 1 है तो मतलब दोनों इक्वल है, अगर सेम 0 है तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। सिंगल इक्वल डबल इक्वल यहाँ पर डिफरेंट है, इसके ऊपर दो नंबर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब एक और बात याद रखनी है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए। मतलब आप गलती से भी ये मत लिख देना, मान लो आपने लिखा 2 इज इक्वल टू a तो c में ये गलत है। असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल ही होना चाहिए जिसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर कराएंगे। ध्यान रखेंगे, ना तो लेफ्ट साइड में कोई एक्सप्रेशन हो सकता, ना ही कोई नंबर हो सकता, डिजिट हो सकती, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ही होगा। ठीक, अब असाइनमेंट के और भी कुछ है, ये तो सिंगल असाइनमेंट हो गया सिंपल वाला। फिर आप कंपाउंड असाइनमेंट भी बना सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर दिया, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डबल मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो डिवीजन इक्वल टू। इनका क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू बी तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a और b दोनों की वैल्यू को ऐड करो और वापस a में डाल दो। a माइनस इक्वल टू बी का मतलब है a इज इक्वल टू a माइनस बी। तो इसी तरह ये सारे जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो असाइनमेंट है उसको हम अदर ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए एग्जांपल असाइनमेंट का, a 25 है b 5 है, a इज इक्वल टू b मतलब b में a की वैल्यू, a में के अंदर b की वैल्यू चली जाएगी, ये है a ये है b,
ए की वैल्यू क्या है 25 और बी के अंदर वैल्यू है 5 अभी, है ना। हमने क्या किया, a इज इक्वल टू बी कर दिया, तो b की जो वैल्यू है वही a में चली गई, तो a की वैल्यू क्या हो गई 5, क्या प्रिंट होगा 5। ठीक, अगले वाले में क्या हुआ, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या हुआ a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू भी है 5, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो देखो a की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई 10, वही वेरिएबल है उसी के ऊपर मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। फिर आपने किया a इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो क्या हुआ a इज इक्वल टू ए माइनस बी, है ना, a माइनस इक्वल टू बी, तो a की वैल्यू कितनी हो गई अभी, कितनी है 10 माइनस 5, तो a की वैल्यू अगेन कितनी हो गई 5, फिर वापस हो गई 5 प्रिंट हो गया। तो इस तरह असाइनमेंट्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, कभी आउटपुट क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो मेमोरी में उसी एक वेरिएबल के ऊपर काम हो रहा है, तो जो मॉडिफाइड वैल्यू है ना उसकी, उसी पे सारे ऑपरेशन होंगे, ऐसा नहीं कि जो 25 है उसी को लेके सारा का सारा सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। फिर आता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, ये इकलौता टर्नरी ऑपरेटर है आपकी सी में जो 3 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। बिल्कुल जब आप इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसी का भाई है, उसी को सिंप्लीफाई करके एक लाइन में लिखने का काम करता है। कैसे काम करता है देखो, किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले हम एक कंडीशन को इवेल्युएट करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू है इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। इस कंडीशन के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, इसका सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क कोलन, इन 2 सिंबल्स के को यूज करके हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये जो पूरा पूरा स्टेटमेंट है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 पे कंट्रोल जाएगा, फिर टर्मिनेट होगा। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक ही एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस कंडीशन के ऊपर। ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1, फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2। ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, ये इसके ऊपर प्रोग्राम है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कोई पूछे कंडीशनल ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने के लिए तो पहले इसके बारे में थ्योरी लिखो, समझाओ और उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम बना दो, बड़ा सिंपल है। देखिए क्या है, आपने क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h, आपने पहले हेडर फाइल अपनी इंक्लूड कर ली। उसके बाद इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, ए बी और बिग, आपने 3 वेरिएबल ले लिए, ए बी और बिग। ए और बी कौन से वेरिएबल हैं जिसके अंदर हमने 2 नंबर को इनपुट कराया। सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा। देखो बेटा मैंने यूनिट 1 में ये प्रिंटफ स्कैनफ पढ़ाए नहीं है क्योंकि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी वन शॉट बन रही है ना, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि प्रिंटफ स्कैनफ कैसे लिखे जाते हैं ये आपको पता है, फिर भी आप एक बार जरा ध्यान से देख लो। प्रिंटफ स्टेटमेंट एक आउटपुट फंक्शन होता है जो क्या करता है, डबल कोट के अंदर जो भी आप लिखते हो वो स्क्रीन पे आपकी प्रिंट होता है। तो उसने क्या किया, एंटर 2 नंबर टू बी कंपेयर, 2 नंबर जो आपको कंपेयर करने हैं वो आपको आपने लिखने, डबल कोट लगाया, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। ये सेमीकोलन हर बार लगाना है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर की तरह काम करता है। स्कैनफ आपने यूज किया, स्कैनफ में दोनों नंबर को हम एक साथ इनपुट करा रहे हैं, तो उसके लिए हमने पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए, डबल कोट्स के बीच में दोनों इंटीजर हैं तो परसेंटाइल डी, और फिर उसके बाद पहले ए की वैल्यू इनपुट करा ली, फिर बी की वैल्यू इनपुट करा ली। ये क्या कह रहा है, एंड ए, मतलब पहले ए की वैल्यू को इनपुट कराओ फिर बी की वैल्यू को इनपुट कराओ, तो जो पहला नंबर एंटर होगा उसमें वो वैल्यू ए में जाएगी, जो दूसरा एंटर होगा वो वैल्यू बी में चली जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या एक्सप्रेशन लिखा, देखो यहाँ पर ये मेन एक्सप्रेशन है जिसके लिए ये कोड लिखा गया है। दिस इज द एक्सप्रेशन। क्या हो रहा है कि आपके पास 2 नंबर हैं, अगर ए बी से बड़ा है तो ए बिग में चला जाएगा, और अगर ए बी से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स है, तो बी बिग में चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए बड़ा है तो बिग में ए आएगा, अगर बी बड़ा है तो बिग में बी आएगा, और जो भी वैल्यू बी के अंदर आती है उसे हम प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से। कैसे, द लार्जर नंबर इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, बंद करेंगे और यहाँ पर बिग लिख देंगे। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या करेगा, परसेंटाइल डी क्या करता है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को वो यहाँ पर शो करेगा। तो आउटपुट पे आपको क्या दिखाई देगा, द लार्जर नंबर इज इक्वल टू ए और बी में से जो भी वैल्यू होगी ना 2, 3, 5, 10 जो भी आपने ली होगी, जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये हुआ 2 नंबर को में कंपेयर करना है कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू, तो ये एग्जांपल के लिए आप कंडीशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम वहां पर बना के आ सकते हैं। फिर ये देखिए 3 नंबर हमें गिवन है, उन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसके लिए कंडीशनल, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, लिखा है मैंने इसीलिए एकेटिव में पूछा गया है। इसका पहले लॉजिक समझ लो, और ये लॉजिक मैं जानबूझ के भी लिख रही हूँ क्योंकि ये लॉजिक मल्टीपल प्लेसेस पे यूज भी होता है। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी, है ना, और मुझे उन्हें कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो इधर चलो, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इधर चलो। तो ये क्या कहता है, यस ए बी से बड़ा है ना, और ये क्या कहता है, नो ए बी से बड़ा नहीं है। तो अगर ए बी से बड़ा है तो चेक करो क्या वो सी से भी बड़ा है।
अगर सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब ए सबसे बड़ा हो गया। बहुत सीधी सीधी बात है भाई, अगर ए बी से बड़ा है, देखो चेक करो 3 नंबर है मेरे पास, ए और बी पे कंपेयर करो सबसे पहले 2 नंबर में, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या वो सी से भी बड़ा है? अगर वो सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। लेकिन इधर की तरफ आ गए ना, इधर की तरफ आते ही क्या पता चल रहा है कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो इसका मतलब सी सबसे बड़ा है। तो एक ब्रांच तो ये हो गई, है ना। और दूसरी ब्रांच क्या होगी कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इससे सीधी सीधी बात क्या पता चल रही है कि बी ए से बड़ा है, उसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चेक कर लो क्या बी सी से भी बड़ा है, अगर बी सी से भी बड़ा है तो बी सबसे बड़ा है, नहीं तो फिर सी बड़ा है ना। तो ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को हम यहाँ पर हमने कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से लिखा है। अब एक बार जरा ध्यान से समझना, ये तो पहली ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है। देखो एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर हमने 2 कंडीशनल ऑपरेटर अलग से लगा रखे हैं, नेस्ट कर रखे हैं। ये क्या कह रहा है, अगर ए बी से बड़ा है, तो देखो अगर ए बी से बड़ा है, यस ट्रू है तो ये काम करो। तो क्या करोगे, क्या वो सी से भी बड़ा है? अगर सी से भी बड़ा है तो ए बड़ा है, तो बस सीधा ए को बिग में ले आओ। अगर सी से छोटा है तो फिर सी बड़ा है, सी को बिग में डाल दो, इतना चलेगा। अब दूसरा केस पे आ जाओ, ए बी से बड़ा नहीं है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा, कहां जाएंगे, यहां जाएंगे। तो चेक करेंगे क्या बी सी से बड़ा है, अगर बी सी से बड़ा है तो बी आ जाएगा बी में, अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो सी आ जाएगा बी में। तो देखो ये कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ भी तो लगे हुए हैं, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है तो ये। तो इस तरह तीनों नंबर के अंदर भी अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप कंडीशनल ऑपरेटर से ये काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एग्जाम में आ जाता है। लॉजिक क्या याद रखना है, 3 नंबर में से पहले 2 को कंपेयर करो, उनमें से अगर एक बड़ा मिले तो फिर उसको तीसरे नंबर के साथ आपको कंपेयर करना है। तो मेजर 2 ब्रांच निकलती हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, तो चेक करो क्या वो सी से भी बड़ा है तो ए बड़ा है, नहीं तो सी बड़ा है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर एल्गोरिथम भी आ जाता है, उसको सिंप्लीफाइड तरीके से हम लिखेंगे बाद में, ठीक है। फिर आते हैं आपके साइज ऑफ ऑपरेटर। ये बेसिकली क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर है और इसमें साइज ऑफ देखने में फंक्शन जैसा लगता है लेकिन है ऑपरेटर। इसके अंदर जो भी चीज आप लिखोगे ये बता देगा कि मेमोरी में वो कितने बाइट लेता है स्टोर होने में, ठीक है। अगर मान लो मैं 32 बिट कंपाइलर की बात करूं तो इंटीजर कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है ना, तो ये 4 रिटर्न करेगा। साइज ऑफ माई इंट क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, तो इसका मतलब मेमोरी में ये 4 बाइट लेता है स्टोर होने में, तो ये 4 रिटर्न करेगा। कैरेक्टर वेरिएबल है तो वो 1 रिटर्न करेगा, तो ये क्या बताएगा, हाउ मेनी बाइट्स इट विल टेक टू बी स्टोर्ड इनटू द मेमोरी, ठीक है। तो ये हुआ आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। फिर आता है बेटा आपका कॉमा ऑपरेटर। देखो कॉमा ऑपरेटर क्या होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर के बाद कॉमा ऑपरेटर को देखो। कॉमा एक ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेटर है बेसिकली, है ना, 2 ऑपरेंड के बीच में लगाते हैं। किस तरह से काम करता है यहां से समझ लो। जैसे मान लो मैंने क्या कहा कि यहाँ y इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा दिया 15,20, तो ये क्या करेगा, पहले कॉमा ऑपरेटर पहले y इधर से इधर इवेल्युएट हुआ, 15 देखा, 15 के बाद कॉमा लगा है तो आप 15 को 5 में असाइन नहीं करोगे, क्या कहाँ जाओगे, राइट में चले जाओगे और 20 मिलेगा, 20 को y में असाइन करोगे। तो कॉमा ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, प्रेसिडेंस के हिसाब से काम करता है। और जब आप 2 वेरिएबल्स के बीच में कॉमा ऑपरेटर लगाते हैं, यहाँ क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट की होती है। तो ये क्या करेगा, 15 कॉमा दूसरी फर्स्ट वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा, सेकंड वाली वैल्यू को उठा के y के अंदर प्लेस कर देगा। तो बस कॉमा एज अ ऑपरेटर आपको याद रखना है, अदरवाइज डिटेल्ड मैंने 1 शॉट में इसके बारे में काफी डिटेल में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, चाहे तो आप वहां जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट मुझे यहाँ पर आपको कॉमा का बताना था। फिर आता है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्या बात है प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी, जैसे मैथ्स में बॉड मास होता था ना, वही काम यहाँ पे प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी रूल्स के थ्रू हम करते हैं। मतलब अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर है, मैथ्स में तो बहुत लिमिटेड ऑपरेटर होते थे, यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी रूल ये बताता है कि मल्टीपल ऑपरेटर अगर किसी एक्सप्रेशन में है तो पहले हम कौन सा ऑपरेटर इवैल्यूएट करेंगे, है ना। उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी काम करता है। तो देखिए मान लीजिए ये एग्जांपल ले रखा है मैंने, 100 + 30 × 2 डिवाइडेड बाय 3 - 1। तो अब प्रेसिडेंस क्या बताएगा, इन अब जितने भी ऑपरेटर्स हैं कौन कौन से, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, 4 ऑपरेटर हैं। इन चारों ऑपरेटर में सबसे पहले देखो प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है। तो मैं बस बता देती हूँ रेफरेंस के लिए, एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंस टेबल है सी में,
उसको मैं यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि उस टेबल में जो प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस होती है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रेसिडेंस से कम होती है। ज्यादा किसकी है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की। इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन इन दोनों की इनसे ज्यादा है। तो जिनकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी वो पहले इवेल्युएट होंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि इनमें प्लस और माइनस से पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इवेल्युएट होंगे। लेकिन अब ये कौन बताएगा कि इन दोनों की प्रेसिडेंस तो सेम है, इनमें से पहला कौन सा इवेल्युएट होगा? ये जानकारी कौन बताएगा? एसोसिएटिविटी। जितने भी ऑपरेटर होते हैं, जितने भी ग्रुप ऑफ ऑपरेटर हैं, उनकी एसोसिएटिविटी होती है या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो जो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करते हैं, इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। मतलब एक्सप्रेशन में आप लेफ्ट से राइट की तरफ को चलो, जो ऑपरेटर पहले आएगा उसे पहले इवेल्युएट कर दो। तो लेफ्ट से राइट की तरफ चले, मल्टीप्लिकेशन पहले आया तो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या आ गया? 60। फिर उसके बाद हमने डिवीजन किया, क्या आ गया? 20। फिर इसके बाद देखो प्लस और माइनस बचे, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो पहले लेफ्ट वाला हमने ऐड किया और जो आंसर आया उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो आंसर हमारा 119 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रेसिडेंस क्या करता है कि मल्टीपल ऑपरेटर हैं, पहले कौन सा इवेल्युएट करें ये बताता है। एसोसिएटिविटी क्या बताता है कि अगर मल्टीपल ऑपरेटर हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम है, तो एसोसिएटिविटी आपको बताएगी कि आप लेफ्ट टू राइट चलें या राइट टू लेफ्ट चलें, और उस ऑर्डर में कौन सा ऑपरेशन होगा जो पहले इवेल्युएट होगा। ठीक है, अब देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है लीप ईयर। आपको एक ईयर दिया हुआ है और आपको बताना है कि वो ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं। क्या होता है लीप ईयर? सीधी सीधी कंडीशन ध्यान रखना, अगर कोई लीप ईयर है, कोई ईयर लीप ईयर है, तो दो कंडीशन में से एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। क्या कि पहली साइड क्या है? फर्स्ट सिचुएशन क्या है आपकी कि अगर लीप ईयर है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। एंड क्या है? लॉजिकल एंड, 4 से डिवाइड होना चाहिए और साथ साथ 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी ईयर लीप ईयर कब होगा? जब वो 4 से डिविजिबल हो और 100 से डिविजिबल ना हो, मतलब सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए, है ना। या तो ये ट्रू हो या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो। अगर ये ट्रू नहीं है तो वो फिर ईयर 400 से डिविजिबल होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, कोई ये तो दोनों को कंबाइन करके एक कंडीशन बनी और ये एक सिंगल कंडीशन है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ईयर लीप ईयर है, वरना लीप ईयर नहीं है। एग्जांपल देखो, 1900 का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये 4 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल भी है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 100, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो इसका मतलब अब हम कहां चेक करेंगे? 400 से चेक करेंगे। क्या 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 400 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। दूसरे पे आ जाओ, 2000 को 4, पहले ये वाली कंडीशन चेक करके देखो, 4 से डिविजिबल है, हो रहा है, 100 से डिविजिबल है, ये तो 100 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए पहली वाली कंडीशन तो फेल हो गई। 400 से चेक करो, 400 से डिविजिबल है, 400 से डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर है। याद रखना, कुछ बच्चे ये कहते हैं सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होते, नहीं, सेंचुरी ईयर जो 400 से डिविजिबल होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 2012 4 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल नहीं है, तो देखो ये लीप ईयर है। पहली वाली कंडीशन ने ही बता दिया कि ये लीप ईयर है, यहां तक जाने की रिक्वायरमेंट हुई नहीं हमें। बस, तो अब हमें क्या करना है? सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है जिसमें इन कंडीशंस को हमें कंबाइन कर देना है। पहली कंडीशन ये जिसके बीच में एंड आएगा, और दूसरी कंडीशन ये, इन दोनों के बीच में लॉजिकल और आ जाएगा। तो बस ये लीप ईयर का प्रोग्राम है। देखो क्या कर रहा है ये, ईयर को एंटर करो, y एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने ईयर एंटर करा लिया, और क्या कंडीशन लगाई? 4 से डिविजिबल है एंड 100 से डिविजिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मतलब 4 से डिवाइड करने पर 0 मिलता है एंड 100 से डिवाइड करने पर 0 नहीं मिलता है, तभी तो कहेंगे डिविजिबल नहीं है। अगर ये दोनों ट्रू हैं, अगर ये दोनों ट्रू, बीच में क्या लगा हुआ है? और इसका मतलब क्या है कि इन दोनों कंडीशंस में से एक भी ट्रू हुई तो लीप ईयर है। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ये पूरी ट्रू होगी तो लीप ईयर होगा। अगर ये दोनों, इनमें से एक भी फॉल्स है तो ये पूरी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है, लॉजिकल एंड, है ना। उस केस में हम ये वाली चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होगी तो भी लीप ईयर हो जाएगा। तो ये पूरी एक कॉम्पोजिट कंडीशन बन गई जो ये चेक करती है कि ये एक ईयर लीप ईयर है या नहीं। फिर से समझ लो, 4 से डिविजिबल होना चाहिए एंड 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। एक तो ये कंपाउंड कंडीशन, या फिर 400 से डिविजिबल होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू करती है तो लीप ईयर होगा, नहीं तो लीप ईयर नहीं होगा। ये इसका फ्लो चार्ट है। स्टार्ट किया, ईयर एंटर करा,
एंटर करने के बाद, एंटर जब करते हैं तो देखो पैरेललोग्राम बनाते हैं, 4 से डिवाइड करा एंड 100, ये पूरी कंडीशन लिख दी। अगर ये ट्रू है तो लीप ईयर है, फॉल्स है तो नॉन लीप ईयर है। ठीक है, इसके ऊपर आपसे कई बार फ्लो चार्ट भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने फ्लो चार्ट आपको ये साथ में बना के दिया है। हाँ बेटा, देखो पढ़ाते पढ़ाते मुझे रियलाइज हुआ कि अभी हमने इफ एल्स स्टेटमेंट तो डिस्कस ही नहीं किया। ये स्लाइड बाई चांस बीच में आ गई, तो मैं हल्का सा बता देती हूँ। इफ एल्स बेसिकली क्या होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट हम इसे बोलते हैं कि इसके अंदर हम एक कंडीशन लिखते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी डेटा होता है ना, जो भी कोड होता है वो कोड रन होता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर जो कोड होता है जो वो रन होता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, नहीं तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो। फिलहाल के लिए समझ लो, अगर किसी ने पहली बार पढ़ रहे हैं कोई, तो इफ एल्स एक ऐसा सिलेक्शन स्टेटमेंट है जिसमें कि हम एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड एक सिलेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, इफ, ये कीवर्ड है, इसके अंदर कंडीशन चेक की, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का ये जो ब्लॉक है ये इफ का ब्लॉक है, ब्लॉक में अंदर हम आएंगे और प्रिंट कर देंगे कि ये लीप ईयर है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इसे स्किप करके एल्स में जाएंगे और लिख देंगे नॉन लीप ईयर है। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान नहीं दिया मैंने, ये पढ़ाते पढ़ाते एकदम से मुझे याद आया कि अभी इफ एल्स स्टेटमेंट हमने डिस्कस नहीं किए, ये स्लाइड शायद मूव करके बीच में कहीं पर यहाँ पर पिक हो गई। ठीक है, एनीवेज ये समझ में आ जाएगा आपको, मुझे लगता है इतना तो आप लोगों को पता भी होगा, आइडिया होगा इस चीज का। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है हमारा टाइप कन्वर्जन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। जब भी टाइप कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वेरिएबल के टाइप को हम एक टाइप से चेंज करके दूसरे टाइप में बना देते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ डेटा वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम ऑटोमेटिक भी कहते हैं, देखो यहां लिख रखा है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अब ये क्या मतलब हुआ ऑटोमेटिकली, मतलब कंपाइलर अपने आप कर देता है, प्रोग्रामर को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कंपाइलर ही इस चीज का, सी का जो कंपाइलर है वो इस चीज का सपोर्ट प्रोवाइड करता है और कुछ लेवल पर वो टाइप कन्वर्जन अपने आप कर देता है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं, एक टाइप को दूसरे टाइप पे कैसे कन्वर्ट करता है। अलग अलग केसेस हैं आपको, लेकिन एग्जाम में लिखने के हिसाब से मैंने एक एग्जाम्पल बनाया सिंपलेस्ट, उसको आप वहां पर लिख के आ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ए कोई वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसमें हमने 5 असाइन कर दिया। बी एक वेरिएबल लिया मैंने, वो फ्लोट टाइप का है, उसमें मैंने 2.0 डाला, है ना। और सम भी एक तीसरा वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप का ही है। अब हमने क्या लिखा, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि यहां पर देखो a और b में, a और b, a क्या है इंटीजर और b क्या है फ्लोट, है ना। इंटीजर और फ्लोट में से बड़ा डेटा टाइप कौन सा है, बड़ा मतलब जिसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फ्लोट है, ये बात हम जानते हैं। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, पहले a की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 2.0। तो पहले a जो होगा, ये देखो जैसे ये एक्सप्रेशन है सम इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, a की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5.0 बनेगा। पहले a जो होगा ये प्रमोट होगा फ्लोट में, ऑटोमेटिकली कंपाइलर अपने आप इसको फ्लोट में प्रमोट करेगा, इसकी वैल्यू को 5.0 बना देगा, प्लस फिर b की वैल्यू क्या है 2.0। अब ये 5.0 2.0 ऐड होंगे, तब ये सम में जाके 7.0 जो होगा वो फाइनली प्रिंट करेगा। तो ये क्या हुआ, ये हमने कुछ नहीं किया, प्रोग्रामर ने कुछ नहीं किया, कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर दो वेरिएबल हैं, एक अलग टाइप का है दूसरा अलग टाइप का है, तो छोटे वाले टाइप को प्रमोट करके बड़े वाले टाइप में चेंज कर देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन को कैरी आउट किया जाता है। ये कैसा कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और इसी को हम टाइप प्रमोशन भी कहते हैं। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, छोटे का टाइप बड़े में चेंज कर दिया ना, इसी प्रोसेस को टाइप प्रमोशन भी कहते हैं। कोई आपसे पूछे टाइप प्रमोशन क्या है, ये उसका एग्जांपल है ना। छोटा टाइप ऑटोमेटिकली बड़े में प्रमोट होगा, उसके बाद ऑपरेशन के अंदर हम काम करेंगे। तो ये टाइप प्रमोशन किस तरह से होता है, इन कैर है तो इंट में चेंज होगा, इंट है तो अनसाइंड इंट में चेंज होगा, फिर लॉन्ग में, फिर अनसाइंड लॉन्ग में, फिर फ्लोट में, फिर डबल में, फिर लॉन्ग डबल में। तो मतलब छोटे वाला बड़े में हमेशा मॉडिफाई होता है और इसी को टाइप प्रमोशन कहा जाता है। इसमें कंपाइलर अपने आप कर रहा है, हमने कोई काम नहीं किया। तो सी का जो कंपाइलर होता है वो कुछ अलग अलग लेवल पर हमें इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोवाइड करता है। ये एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे सादा सादा समझ में आएगा। देखो मान लो i की वैल्यू 95 है, i एक इंटीजर है, x एक फ्लोट है, इसकी वैल्यू है 90.99। ठीक है, ये एक कैरेक्टर वेरिएबल है जिसमें हमने कैपिटल ए असाइन कर रखा है।
अब हमने क्या किया, i इज इक्वल टू एक्स कर दिया। i की वैल्यू, i क्या है, इंटीजर, x क्या है, फ्लोट। एक फ्लोट को एक इंटीजर के अंदर डाला, फ्लोट में तो पॉइंट वाली वैल्यू भी थी, लेकिन आपने जब इंटीजर के अंदर आप इसे डालेंगे तो i के अंदर मान लो आपने लिखा 90.99, तो ये 90.99 की बजाय ये जो 0.99 होगा ये ट्रंकेट हो जाएगा, है ना, और ये जो 90 होगा ना, ये 90 इसके अंदर i के अंदर चला जाएगा। इस तरह से ये एक एक करके काम करता है। तो क्या हुआ, जब आप बड़ी वैल्यू को इंटीजर के अंदर आपने डाला तो इसने डेसिमल पॉइंट वाली जो वैल्यू होगी उसको ट्रंकेट करके सिर्फ इसका जो इंटीजर वाला पार्ट है वो पार्ट i के अंदर चला जाएगा। आप i को प्रिंट करेंगे तो सिर्फ 90 प्रिंट होगा। इस तरह से अब ये क्या हुआ, क्या हमने इसका कोई टाइप चेंज किया, नहीं किया, कंपाइलर ने अपने आप ये काम किया है, ठीक है, पहला काम। दूसरी बात, आपने x के अंदर i डाल दिया, i की वैल्यू क्या है 95, x क्या है 90.99, x एक फ्लोट वेरिएबल है, i की वेरिएबल अभी आपने क्या डाली है 90.00, 90, x i की वैल्यू क्या है 90, देखो देखो ये i है, इसकी वैल्यू है 95 और ये है x, इसकी वैल्यू है 90.99। इनिशियली ये सिनेरियो है ना, और ये है कैरेक्टर वेरिएबल, इसके अंदर पड़ा हुआ है a। इतना बात हमें पता है। i की वैल्यू है, हमने x की वैल्यू i में डाल दी, x की वैल्यू जो हमने i में डाली तो ये 90 बन के इसमें गई और ये 0.99 जो था वो ट्रंकेट हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, x i में x डाल दिया, i की वैल्यू x में डाल दी, i की वैल्यू क्या है 90, ये किस में डाली, फ्लोट वेरिएबल में। जब हम इसे फ्लोट में डालेंगे तो ये 90 नहीं जाएगी, ये क्या बन जाएगी 90.00, फ्लोट बन के इसके अंदर जाएगी। ये भी क्या है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, हम तो नहीं कर रहे, 90 को इसने 90.00 बना दिया। जब आप x को प्रिंट करेंगे तो 90.00 प्रिंट करा उसने, है ना। उसके बाद आपने कैरेक्टर की वेरिएबल की वैल्यू अगर आप इंटीजर में डालेंगे तो अगेन ये क्या करेगा, ये उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो कैरेक्टर को मतलब a की आस्काई वैल्यू होती है 65, a करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू होती है 65, तो वो 65 प्रिंट कर देगा। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, कंपाइलर अपने आप करता है। आप अगर फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वेरिएबल में डाल रहे हो तो ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा, इंटीजर को फ्लोट में डाल रहे हो तो वो फिर 0.00 ऐड कर देगा, है ना। या एक एक्सप्रेशन में दो अलग अलग टाइप की वेरिएबल है तो आप एक छोटा वाला जो है उसे बड़े वाले में प्रमोट करेगा, उसके बाद ऑपरेशन कैरी आउट किया जाएगा। तो इसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है, जो अपने आप नहीं होता, जो कंपाइलर नहीं कर सकता, जिसको प्रोग्रामर को करना पड़ता है, वो आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन उसको हम कहते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्ट करना पड़ता है और इसी प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो पहले वो सिनेरियो समझो जहां पर हम ये देख रहे हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। याद रखना ये जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है, देखो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइप कास्टिंग। इससे पहले जरा हम यहां तक पहुंच जाएं कि इसे करने की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहला देखो ये क्या है, इम्प्लिसिट, अगेन इम्प्लिसिट, ये भी इम्प्लिसिट। अब देखो काम कैसे कर रहे हैं, a और b दो इंटीजर वेरिएबल है 5 और 2, सम एक फ्लोट वेरिएबल है, या कुछ भी ले सकते हो, सम की जगह आप यहाँ पर c ले सकते हो। ये लो c ले लिया हमने, क्योंकि हम सम नहीं कर रहे, c ले लिया, ये c वेरिएबल है, ठीक है। अगेन दिस इज c। अब क्या हुआ, c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। जब हमने a को b से डिवाइड किया, दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर क्या आएगा 2, 2.5 नहीं आएगा 2 आएगा, और उस 2 को आप फ्लोट के अंदर डालोगे तो क्या आएगा 2.0। तो ये जो प्रिंट करेगा c की जो वैल्यू होगी वो 2.0 प्रिंट होगी। देखो बहुत सीधी बात है भाई, 5 को 2 से डिवाइड करो, क्या आया 2 आया, इंटीजर टू इंटीजर डिवीजन है, दोनों इंटीजर है। अब वो 2 आपने फ्लोट के अंदर डाला तो वो 2.0 बन के फ्लोट के अंदर गया, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक्चुअली हमें 2.5 चाहिए था लेकिन हमें 2.5 तो नहीं मिला, ये प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या सोल्यूशन निकाला, दोनों में से किसी एक को भी फ्लोट बना देंगे तो आंसर हमारा फ्लोट में हमें मिल सकता है। तो हमने क्या किया, b को 2.0 ले लिया। अब हमने क्या किया, c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b किया। अब देखो इस ऑपरेशन में a तो इंटीजर है लेकिन b जो है वो फ्लोट है। तो जब ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या करता है, छोटे वाले को पहले प्रमोट कर देगा फ्लोट में और फिर उसके बाद b से डिवाइड करेगा। तो a इसमें क्या होगा, a को पहले प्रमोट करके 5.0 बनाया जाएगा, फिर उसके बाद वो 2.0 से डिवाइड होगा। अब दोनों फ्लोट हैं तो रिजल्ट आएगा आपका 2.5, और वो 2.5 आपने फ्लोट वेरिएबल में डाला, जब आप प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट करेगा 2.5। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ने ये काम कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ,
मान लो मुझे ए और बी दोनों को इंटीजर ही रखना है, पूरे प्रोग्राम में 100 लाइन का कोड है, मुझे इन्हें इंटीजर रखना है, मुझे इनमें से दोनों को के टाइप चेंज नहीं करने, तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर हमारी हेल्प करता है टाइप कास्टिंग। कैसे, हमने ए और बी दोनों को इंटीजर रखा और सी जो है वो फ्लोट ही है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे कहते हैं कास्टिंग। हमने क्या किया, दोनों में से, भाई हमें पता है दोनों में से अगर किसी एक को भी मैंने फ्लोट बना लिया तो दूसरा तो अपने आप ही फ्लोट हो जाएगा प्रमोट होके इम्प्लिसिट के थ्रू, है ना। तो कैसे करते हैं, ए के आगे जिस भी वेरिएबल का टाइप मुझे चेंज करना है उस वेरिएबल के आगे ब्रैकेट में जिस टाइप में मुझे टारगेट टाइप जो है मुझे इसे फ्लोट बनाना है, तो ब्रैकेट में मैंने इसके आगे फ्लोट लिख दिया। तो क्या होगा, सिर्फ इस एक्सप्रेशन के लिए ए की वैल्यू जो होगी वो फ्लोट बन जाएगी, और बस जब इसे मैंने फ्लोट बना दिया ये अपने आप फ्लोट बन जाएगा इम्प्लिसिट के थ्रू। जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2.5 आएगा। तो जब हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 2.5 ही प्रिंट होगा। इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो this is the main example that we need to give, typecasting. This is typecasting. ठीक है, ये इम्प्लिसिट है और ये है टाइपकास्टिंग, इसका एग्जांपल। क्यों गए यहां तक, ये बात मुझे लगता है समझ में आ जानी चाहिए। हमें यहां पर देखो 2.0 मिल रहा था, फुल वैल्यू नहीं मिली। अगर हमें 2.5 चाहिए तो हमें एक का टाइप चेंज करना पड़ा। हम नहीं चाहते किसी का टाइप चेंज करना, तो हम उस एक्सप्रेशन में उस पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रोग्रामर अब उसका टाइप चेंज कर लेता है। अब ये जो टाइप ना ए का, ए जो है वो फ्लोट है इस एक्सप्रेशन के लिए, जबकि बाकी पूरे प्रोग्राम में हो सकता है इसके आगे भी और हम कोड लिखें तो पूरे प्रोग्राम में ए जो होगा वो इंटीजर की तरह ही काम करेगा। इसका टाइप चेंज हमने नहीं किया, सिर्फ उस एक्सप्रेशन में हमने इसका टाइप चेंज कर दिया। ये टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग का बेनिफिट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या बताते हैं कि जो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आपने प्रोग्राम में लिखी है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी, है ना, ये उस चीज के लिए बताते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने टाइप के होते हैं, पहले ये देखो, 3 टाइप के होते हैं, ब्रांचिंग, लूपिंग और जंपिंग। ब्रांचिंग में इफ एल्स, इफ लैडर, स्विच केस, ये सारे ब्रांचिंग में आते हैं, जो कि इसी यूनिट में कवर करेंगे हम। ये लूपिंग और जंपिंग जो है ये आपके यूनिट 3 का पार्ट है, ये यूनिट 3 में कवर होंगे। ठीक है, तो इन्हें ब्रांचिंग वालों को ही हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, एक कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं और उस कंडीशन के ऊपर हम चूज कर सकते हैं कि हम पूरे कोड में से कौन सा कोड एग्जीक्यूट करें। मतलब हम सिलेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने जितना कोड लिखा वो सारा एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, नहीं है तो दूसरा एग्जीक्यूट हो। ठीक है, इस काम को करने के लिए ये यूज होते हैं। तो सर्टेन स्टेटमेंट्स को कंडीशन के ऊपर बेस्ड ये चेक करते हैं। कंडीशन ट्रू होती है तो एक पार्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होती है तो दूसरा। इसमें ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स लैडर और स्विच स्टेटमेंट। यहाँ तक आपका इस यूनिट में सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, इफ क्या है, अगर एक सर्टेन कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे इफ एक कीवर्ड है, उसके बाद ब्रैकेट में हमने एक कंडीशन लिखी, जो भी यहाँ पर लिखा वो कंडीशन की तरह इवैल्यूएट हुआ। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, वरना बस उसके आगे प्रोग्राम में जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। तो मैं इसका वो बना देती हूँ, क्या है देखिए, ये देखिए हमने इफ कंडीशन लगाई है ना, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, है ना, और उसके बाद रेस्ट ऑफ प्रोग्राम पे आप जाएंगे। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो आप सीधे रेस्ट ऑफ प्रोग्राम पे चले जाएंगे। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट है ये कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। इफ कंडीशन चेक करो, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, तब बाहर जाओ, और अगर फॉल्स है तो सीधे बाहर चले जाओ, ये स्टेटमेंट जो होगा ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। ये क्या कहता है, आप कंडीशन चेक करिए, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ये जो ब्रैकेट है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ अगर मान लो, ध्यान रखना, इफ के अंदर या एल्स के अंदर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन आपने लिखी है तो आपको ये ब्रैकेट लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिखी हैं तो ये ब्रैकेट लगाने आपको जरूरी है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इफ वाली तो ये इफ का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों में से बस कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन के ऊपर। तो क्या आ गया, इफ कंडीशन को चेक करो, अगर ट्रू है तो इफ की जो बॉडी है, दिस इज बॉडी ऑफ इफ,
दिस इज इफ बॉडी, ये एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉल्स है तो एल्स की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, और फिर अल्टीमेटली आप कहां चले जाएंगे, रेस्ट ऑफ कोड पर। जो बाकी बचा हुआ कोड है वो आप एग्जीक्यूट करेंगे, वहां पर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए आपके इफ एल्स। इसी के ऊपर बेस लीप ईयर का प्रोग्राम किया था। क्या किया था हमने, लीप ईयर की कंडीशन यहाँ डाल दी थी ना, वो ट्रू थी तो लिख दिया था लीप ईयर, एल्स नॉन लीप ईयर। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया था। फिर आता है आपका इफ एल्स इफ लैडर, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है चेक करने के लिए तो आप मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं। कैसे, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, नहीं तो अगर, एल्स इफ का मतलब नहीं तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसे एग्जीक्यूट करो, नहीं तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसे एग्जीक्यूट करो, और अगर इनमें से कोई ट्रू नहीं है तो फिर एल्स वाला एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसको सिंपल हिंदी में समझो, कोई बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन वाली चीज नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं हम, देखो जैसे मैं बोल रही हूँ उससे रिलेट करना। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करो, बाहर आ जाओ, बस फिर कुछ इनमें से कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहां जाओ, क्या ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो इसे एग्जीक्यूट करो, बाहर आ जाओ। अगर ये फॉल्स है तो इसे चेक करो, क्या ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो इसे चेक कर, इसे कंडीशन को इवैल्यूएट करो, इसे स्टेटमेंट को चलाओ, बाहर आ जाओ। इनमें से अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कुल मिला के कोई आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा कितनी बार चलेंगे, भाई इनमें से कोई एक ही चलेगा, जो कंडीशन ट्रू होगी वो वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो इसका फ्लो चार्ट क्या कहता है कि पहले वाली टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब पहली कंडीशन को चेक करो, फर्स्ट कंडीशन को चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करो और बाहर चले जाओ। ठीक है, और बाहर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं एल्स इस पूरे ब्लॉक के बाहर वो एग्जीक्यूट करो, बाकी का बचा हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो फिर दूसरी वाली कंडीशन इवैल्यूएट करो, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करो और बाहर चले जाओ। अगर वो भी फॉल्स है तो तीसरी वाली चेक करो, वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करो और बाहर चले जाओ, और अगर वो भी फॉल्स है तो फिर एल्स वाला एग्जीक्यूट करो और बाहर आ जाओ। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, एल्स के अंदर कभी कोई कंडीशन चेक नहीं होती। अगर कंडीशन चेक करनी है तो एल्स इफ लिखना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना, बच्चे ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। ठीक है, एल्स में कंडीशन चेक नहीं होती, एल्स इफ में कंडीशन चेक होती है। चलो अब है आपका नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या कहता है कि आप एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ एल्स लिख सकते हैं, एल्स के अंदर भी मल्टीपल इफ एल्स लिख सकते हैं। मतलब एक इफ उसके अंदर एक और इफ, उसे कहते हैं नेस्टिंग। एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स आप लगा दें तो उसे हम कहेंगे नेस्टेड इफ एल्स। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है सिंपलेस्ट, इसकी थ्योरी पूरी यहाँ है, जो मैं बोल रही हूँ वही यहाँ थ्योरी में लिखा है, इसको रीड आउट कर लेना। देखो क्या है, ये इफ कंडीशन लिखी हुई है, इफ दिस कंडीशन, ये देखो बाहर वाला इफ है और ये इसका एल्स है, ये इफ और ये एल्स। क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इसमें जाएंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका ये एल्स है, हम इसमें जाएंगे। ये तो बाहर वाला हो गया। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू तो हम कहां चले गए, यहां चले गए, और ये जो नीचे वाला है ये पूरा का पूरा स्किप हो गया। कंडीशन ट्रू होते ही हम इस ब्लॉक के अंदर आ गए, ये पूरा का पूरा स्किप हो गया, इसका एल्स ये है, ये स्किप हो गया। अब अंदर जाके चेक करा कंडीशन 2 ट्रू है क्या, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ और ये पूरा का पूरा कैंसिल, और इसे एग्जीक्यूट करके बाहर आ गए। ये तो पहली कंडीशन हुई, पहली सिचुएशन। चलो अब दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो समझो। ये कंडीशन ट्रू है, ये कैंसिल, ये कंडीशन फॉल्स है, जब ये फॉल्स है तो कहां है, एल्स में, ये कैंसिल, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा सिनेरियो समझो। क्या है तीसरा सिनेरियो, ये कंडीशन फॉल्स है, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई ये ब्लॉक खत्म, एल्स में आ गए। ये कंडीशन चेक करो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसे एग्जीक्यूट कर दो, ये फॉल्स है तो इसे एग्जीक्यूट कर दो। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट ये लिखे हैं इन सारे में से कोई एक ही स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, या तो ये या ये या ये। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह चलेगा। एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ, एक एल्स के अंदर एक और इफ एल्स या लैडर, आप कोई भी चीज यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसे हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को नेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब ये देखिए, ये इसका फ्लो चार्ट है। क्या, कंडीशन 1 चेक की, अगर ट्रू है तो कंडीशन 2 इवैल्यूएट करो, अगर वो भी ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करो और बाहर आ जाओ। अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करो और बाहर आ जाओ। जो अभी हमने किया था उसी का फ्लो चार्ट है ये।
अब अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो फिर कहां जाओगे, एल्स वाले ब्लॉक में जाओगे। ये कौन सा ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक, और ये है इफ ब्लॉक, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला इफ ब्लॉक, ये पूरा इफ ब्लॉक, ये पूरा एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में कंडीशन 3 चेक की, ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करके बाहर आ गए, फॉल्स है तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करके बाहर आ गए। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, ये आ जाता है पूछने के लिए, ठीक है। अब लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने कंडीशनल ऑपरेटर से बनाया था वही हम यहाँ पर आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से बना रहे हैं। सिंपलेस्ट प्रोग्राम है। कैसे करेंगे, 3 नंबर दिए हुए हैं, तीनों में सबसे बड़ा नंबर डिस्प्ले करना है। कैसे करें, लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से हमने बना रखा है इसको। अगर ए बी से बड़ा है, देखो ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, और मतलब हिंदी वाला और है ये लॉजिकल एंड, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इक्वल टू बी भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया। आप चाहें तो इक्वल टू बी भी लगा लें, क्योंकि हो सकता है कोई नंबर जो दे 3 नंबर, उनमें से कोई 2 नंबर इक्वल दे दे, है तो पहले वाले नंबर को प्रीफरेंस दे देंगे हम, है ना। तो इसमें क्या है, अगर ए बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। नहीं तो अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो बी सबसे बड़ा है, नहीं तो फिर सी सबसे बड़ा है। तो ये सिंपल सा कोड हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले ए को दोनों के साथ कंपेयर कर लो, अगर बी से बड़ा है तो सी से भी होगा, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ये कंडीशन ट्रू होगी, इसे एग्जीक्यूट करो और बाहर आ जाओ। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर बी को चेक करो, बी ए से बड़ा है, अगर है तो क्या वो सी से भी बड़ा है, अगर सी से भी है लॉजिकल एंड लगाए, दोनों ट्रू होंगी तभी ट्रू होगी, ट्रू है तो बी सबसे बड़ा है और बाहर आ जाओ। और अगर इन दोनों में से कोई सी भी ट्रू नहीं है, मतलब ए भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है, तो नेचुरली फिर सी ही सबसे बड़ा होगा, है ना। ये इसका फ्लो चार्ट है। स्टार्ट करो, ए बी सी को इनपुट करो, अगर ए बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो ए सबसे बड़ा है और बाहर आ जाओ। बी अगर ए से बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है तो बी सबसे बड़ा है और बाहर आ जाओ। और अगर ये भी ट्रू नहीं है, यहाँ पर नो लिख लो, ये भी ट्रू नहीं है तो सी को सबसे बड़ा बता दो और बाहर आ जाओ। इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर आता है आपका टॉपिक स्विच केस। स्विच केस को केस कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। मैं टाइम देख लूं जरा कितना बड़ा हो गया ये लेक्चर आपका, ठीक है। तो अब देखिए स्विच केस क्या है, यहां से समझ लो सीधा। स्विच केस को किस तरह से लिखते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, इफ एल्स को यूज करने के बजाय हम स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्विच एक कीवर्ड है, स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा होता है और ये एक्सप्रेशन यहाँ पर कंस्ट्रेंट है, मतलब लिमिटेशन है इसकी कि ये एक इंटीजर एक्सप्रेशन ही होना चाहिए, यहाँ पर कोई फ्लोट वैल्यू नहीं हो सकती। स्विच कभी भी फ्लोट वैल्यू के ऊपर काम नहीं करता। अगर आप फ्लोट वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे तो स्विच जो होगा वो एरर प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इट शुड बी एन इंटीजर एक्सप्रेशन। अब ये क्या करेगा, केस भी एक कीवर्ड है, केस की जो वैल्यूज होती हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ये कोई वेरिएबल नहीं हो सकती। इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो, जो भी इसकी वैल्यू आती है उसे इन केस वैल्यूज के साथ मैच करो। जो भी केस की वैल्यू मैच होती है उस वाले केस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है हम उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। और हर एक स्टेटमेंट के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हमें इमीडिएटली उस केस के बाहर ले आता है। भाई अब हम एग्जांपल से इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ध्यान से समझो। स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है उसे केस वैल्यूज के साथ मैच करता है। जहां केस वैल्यू मैच होती है पहली बार, वहां पर ये उस केस के अंदर जाके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। और ब्रेक अगर लगा है तो ब्रेक की हेल्प से हम बाहर आ जाते हैं। फिलहाल अभी इतना समझो। और मान लीजिए अगर कोई केस मैच नहीं हो रहा, ये जो केस है ये कीवर्ड है ना, केस अगर कोई सा मैच नहीं हो रहा तो उस केस में यहाँ पर हम एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। डिफॉल्ट का मतलब अगर कोई केस मैच नहीं हो रहा तो डिफॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब स्विच केस की वर्किंग को समझने के लिए देखो ये इसका फ्लो चार्ट है, थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है, स्विच स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन आपने इवेल्युएट किया, केस 1 मैच हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करो, ब्रेक करके बाहर आ जाओ। नहीं हुआ मैच तो केस 2 को मैच करो, ये हुआ तो केस 2 को चला दो। ये नहीं हुआ तो केस 3 को मैच करो, इसे चला दो। नहीं हुआ तो केस n, मतलब 1 से लेके n तक मल्टीपल केसेस आप लगा सकते हो। ये भी नहीं हुआ तो इसे स्टेटमेंट को चला दो, ब्रेक करके बाहर आ जाओ। और अगर ये भी ट्रू नहीं है, ये भी नहीं मैच हुआ, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट अगर आपने लगा रखा है तो उसको आप चला के बाहर आ जाइए। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेक, हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना जरूरी नहीं है। अगर आप हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक नहीं लगाते केस के अंदर तो ऐसा नहीं है कि आपका सिंटेक्स गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप स्विच केस के अंदर डिफॉल्ट नहीं लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो लगाएं, ना चाहें तो ना लगाएं। अब ये कुछ रूल्स हैं, मेन रूल्स।
जो आप याद रख सकते हैं अगर थ्योरी में आ गए। केस लेवल जो है वो यूनिक होना चाहिए और कोलन से एंड होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए मतलब एक ही नाम के दो केस नहीं हो सकते, एक नंबर के दो केस नहीं। केस लेवल का मतलब है जैसे मैंने लिखा केस 1, तो ये जो है ना ये लेवल है, तो ये यूनिक होना चाहिए, सारे केसेस का यूनिक होना चाहिए। केस लेवल जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए या कांस्टेंट एक्सप्रेशन होने चाहिए, ऐसे एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट जनरेट करें, ठीक है, कांस्टेंट से मिलके बने। केस लेवल मस्ट बी ऑफ इंटीजर और कैरेक्टर, शुड नॉट बी फ्लोट। इंटीजर और कैरेक्टर हो सकते हैं कांस्टेंट, भी फ्लोट नहीं हो सकते। स्विच केस जो है उसमें सिर्फ एक डिफॉल्ट लगा सकते हो, मल्टीपल डिफॉल्ट नहीं लगा सकते। डिफॉल्ट जो है वो ऑप्शनल है, आप कहीं भी लगा सकते हैं स्विच के अंदर, जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट में लगाना है, ठीक है, बस लास्ट में अभी बताएंगे लास्ट में क्यों लगाते हैं। फिर है एक ब्रेक स्टेटमेंट, ये जब भी आप ब्रेक लगाएंगे वो कंट्रोल को स्विच के बाहर ले जाएगा, जैसे ही ब्रेक मिलेगा आप स्विच केस के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो बात लिखी है इस बात को जरा समझाने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई यू यूज ब्रेक इनसाइड अ स्विच केस, उसका एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से जरा समझ लो। बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैंने कोशिश की है लिखने की। देखो बेटा, मान लो स्विच में लिखा है 2, होगा क्या, इसमें जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है उसको इन केस नंबर से मैच किया जाएगा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को केस नंबर से मैच किया, 1 से मैच हुआ, नहीं हुआ, 2 से मैच हुआ, हो गया। जैसे ही 2 से मैच हुआ क्या प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ। अब यहां पर ब्रेक नहीं लगा, अगर यहां पर ब्रेक होता तो 2 प्रिंट करके स्विच के बाहर आ जाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट यही तो करता है, केस के अंदर गए, ब्रेक करके बाहर आ गए, स्विच के बाहर आ गए। लेकिन क्योंकि यहां पर ब्रेक नहीं लगा, तो स्विच केस की एक खासियत होती है कि जब एक बार केस मैच हो गया तो उसके बाद वो आगे के जो केसेस होते हैं ना, उसके आगे के वो मैच नहीं करता। जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा वो आगे आने वाले सारे केसेस के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, 2 भी एग्जीक्यूट कर देगा और ये 3 भी लिख देगा, 2 और 3 दोनों को एग्जीक्यूट कर देगा। ये तो हम नहीं चाहते थे, हमने केस क्यों बनाए थे कि भाई अगर ये मैच हो तभी ये एग्जीक्यूट हो, वरना एग्जीक्यूट ना हो, है ना। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, ताकि जो पर्टिकुलर केस हम चलाना चाहते हैं वो पर्टिकुलर केस चले और बस उस केस स्टेटमेंट चल के हम कंट्रोल को स्विच के बाहर ले आए। किसे कहते हैं, स्विच की फॉलिंग थ्रू प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड फॉलिंग थ्रू प्रॉपर्टी। फॉलिंग थ्रू का मतलब क्या है कि जहां पहली बार केस मैच हुआ जब तक इसे ब्रेक नहीं मिलेगा ये गिरता चल रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट है और मैं ऐसे डालूं, जब तक मैं पकड़ ना लूं उसको तब तक वो गिरती चली जाएगी, बिल्कुल ऐसे होता है, इसीलिए इसको फॉलिंग थ्रू कहते हैं। केस मैच हुआ तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता चला जाएगा जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलेगा। ये बेसिकली स्विच केस का काम है। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आपको सिर्फ एक बार इनको पढ़ लेना है, दैट्स इट, ठीक है। देखो, इट इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन इनसाइड अ स्विच ब्लॉक। जब कोई ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाता है तो स्विच टर्मिनेट, स्विच जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है और फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो कहाँ, नेक्स्ट लाइन, स्विच के बाहर जो भी चीज लिखी है वहां पर चला जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको लगाना ही लगाना है। कुछ प्रोग्राम हम ऐसे भी बनाते हैं जहां हम इसे नहीं लगाते क्योंकि हमें चलाना इस तरह से होता है। अगर नहीं चलाया तो एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट केस, अगले केसेस में भी वो चलता चला जाएगा और इसी को कहते हैं फॉलिंग थ्रू, है ना। अब एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन केस 2 इंप्लाइज दैट एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू इनसाइड द कोड फॉर केस 3। तो ये आपसे कोई पूछ ले कि ब्रेक क्यों लगाते हैं तो ये सब चीजें आप वहां पर बता सकते हैं। फिर आगे आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट, स्विच के अंदर डिफॉल्ट स्टेटमेंट का क्या काम है। अगर मान लीजिए कोई भी केस मैच नहीं होता, जैसे यहाँ पर हमने ले रखा है, यहाँ देखो एक नंबर है 4, स्विच के अंदर हमने नंबर डाला 4, केस में हमने 0 1 2 3 केसेस बना रखे हैं। 4 की वैल्यू हमने 0 से मैच की नहीं हुआ, 1 से मैच की नहीं हुआ, 2 से मैच की नहीं हुआ, किसी से मैच नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, डिफॉल्ट के अंदर जो रखा है ना वो चल जाएगा। तो प्रिंट में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 2, ये आज का आउटपुट जनरेट होगा। तो दिस विल रन। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है कि आपका अगर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा तो उस केस में जो डिफॉल्ट में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसे आप चाहे कहीं भी लगा लें, पूरे के पूरे स्विच के अंदर, आप सबसे पहले लगा लें, बीच में लगा लें, लेकिन ध्यान रखना अगर आप पहले और बीच में लगा रहे हैं तो इसके बाद ब्रेक लगाना जरूरी है। मान लो आपने इसे यहाँ लगा दिया और ब्रेक नहीं लगाया इसके बाद, तो ये नीचे के सारे केसेस को जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक एग्जीक्यूट करता चला जाएगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट का काम क्या होता है कि अगर कोई केस मैच नहीं हो रहा तो डिफॉल्ट को हम रन कर देते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है सिंपल कैलकुलेटर को सिमुलेट करना स्विच केस से, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है इनको इंप्लीमेंट करना है और यूजर से आपने चॉइस पूछी है कि आपको किन नंबर्स के ऊपर काम करना है। तो देखो कैसे है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है ये। सबसे पहले क्या किया आपने, देखो stdio.h लिख लिया, a और b 2 नंबर है, कैरेक्टर चॉइस है, कैरेक्टर मतलब हम यूजर से ऑपरेटर इनपुट कराएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऑपरेटर को
इनपुट करा लेंगे। एंटर प्लस फॉर एडिशन, एंटर माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, एंटर मल्टीप्लीकेशन फॉर ये दिस एस्टेरिस्क फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड दिस साइन फॉर डिवीजन। ये मेन्यू है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि आपको जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो लिखा हुआ मिले कि आपको क्या काम करना है। अब इसके हिसाब से जैसे ही आपने, या मॉड्यूलस ऑपरेशन फॉर रिमाइंडर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए हमने काम कर दिया। अब आपने चॉइस ले ली है ना, चॉइस का मतलब इनमें से जो भी ऑपरेटर आया होगा वो ऑपरेटर मिल गया हमें चॉइस में। अब आपने पूछा 2 नंबर इनपुट करा दो भाई, ए और बी 2 नंबर हमने इनपुट कर लिए जिनके ऊपर हमें ऑपरेशन करना है। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि 2 नंबर हैं, उन दोनों नंबर में से के ऊपर आपको ऑपरेशन करना है। आप अपनी चॉइस ऑफ ऑपरेशन बता दो आपको कौन सा करना है। अब मान लीजिए यूजर ने कोई भी अपनी चॉइस यहाँ से दे दी, तो हम स्विच केस कैसे लिखेंगे? स्विच के अंदर हमने उस चॉइस को डाल दिया। अब इसके हिसाब से हमने अलग अलग केसेस बनाए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन। देखो केस नंबर्स हैं, केस नंबर जो है वो या तो इंटीजर होंगे या कैरेक्टर होंगे हमेशा कांस्टेंट। तो ये देखो कैरेक्टर कांस्टेंट है क्योंकि सिंगल कोट के अंदर हमने इन्हें बंद कर रखा है। तो अगर मान लीजिए किसी ने प्लस चॉइस दी होगी तो ये केस मैच हो जाएगा। इसके अंदर हमने उन दोनों नंबर को ऐड करके डिस्प्ले करा दिया और ब्रेक करके बाहर चले गए, है ना। मान लीजिए किसी ने माइनस चॉइस दी तो ये मैच हुआ, नहीं हुआ, ये मैच हुआ, हो गया, उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा डिस्प्ले होगा, ब्रेक करके बाहर चले जाएंगे। इसी तरह जो भी हमें काम कराना है वो केस मैच हो जाएगा, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी और आउटपुट प्रिंट होगा, ब्रेक करके बाहर चले जाएंगे। और अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी मैच नहीं होता तो हम लिख देंगे डिफॉल्ट में इनवैलिड चॉइस। आपकी जो चॉइस है वो इनवैलिड है, मतलब उस नाम से हमने कोई केस नहीं बनाया। तो इस तरह से हम स्विच केस को लिख सकते हैं। एग्जाम में स्विच केस पे थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये एग्जांपल भी आप साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डिफरेंस। इफ एल्स और स्विच केस में क्या डिफरेंस है? बहुत सीधे सीधे डिफरेंस है। सबसे पहला काम क्या करोगे डिफरेंस बताने के लिए? इफ एल्स का और स्विच केस का सिंटेक्स लिखोगे, किस तरह से ये लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ रखा है अगर एग्जाम में डिफरेंस पूछते हैं। फिर स्विच केस जो है वो फास्ट है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली केस पे जाता है। ये जो है ये स्लो है ऑपरेशन में, क्योंकि प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली स्पेसिफिक कंडीशन पे नहीं जा सकता। ये कंडीशन टू कंडीशन बहुत सारे हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपने कंबाइन कर रखे हो, तो इसमें टाइम लगता है कंपैरिजन में। ये क्या करता है एक्सप्रेशन में? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर अलाउ करता है। ये इंटीजर फ्लोट किसी के ऊपर भी काम कर लेता है, इंटीजर और कैरेक्टर्स अलाउ करता है। इट टेक्स ओनली इंटीजर्स एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एंड द कोड इज सिलेक्टेड ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये क्या करता है? कोड सिलेक्ट होता है केस के ऊपर, ये जो वैल्यू है ऑन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ट्रूथ वैल्यू मतलब कुल मिला के बात क्या हुई कि कौन सा कोड सेलेक्ट होना है। अच्छा, एन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एंड द कोड इज सिलेक्टेड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। हाँ ठीक है, मतलब केस लिख सकते हैं, केस इज सिलेक्टेड, है ना, वो वाला केस जो होता है उसे सिलेक्ट करते हैं। ये ट्रूथ वैल्यू का मतलब अगर ट्रू है एक्सप्रेशन तो होगा। कुल मिला के क्या बात हुई कि स्विच में जो एक्सप्रेशन हम इवैल्यूएट करते हैं उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है। इसमें हमें एग्जीक्यूशन मतलब बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है, इसमें हमें किसी ब्रेक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस इस तरह से हम इन्हें कंपेयर कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। अब एकेटीयू में आए हुए 1-2 प्रोग्राम्स हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो कि पूछे गए हैं, इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप लोगों की। तो देखिए एक प्रोग्राम है जिसमें कि ग्रेड्स दिए हुए हैं कि मार्क्स अगर इससे इसके बीच में होंगे तो ये ग्रेड, ये सारे ग्रेड्स हमें पहले से प्रोवाइडेड है। इफ एल्स का यूज करके, इफ एल्स लैडर का यूज करके हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो 90 से 100 के बीच का देखो कहाँ लेस देन है, कहाँ लेस देन इक्वल टू, सारी कंडीशन हमें पहले से प्रोवाइडेड है। तो बस इन कंडीशंस को ग्रुप करना सीखना है। पहली कंडीशन क्या है कि मार्क्स शुड बी, अब जैसे ये लिखा है तो इस कंडीशन को कैसे बनाएंगे? मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 90 एंड मार्क्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। ये दोनों कंडीशन हमने ऐसे कंबाइन कर देनी है, बस ये चीज हमें सीखनी है इसमें। तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले मार्क्स को हमने फ्लोट में ले लिया क्योंकि पॉइंट्स में भी हो जाते हैं मार्क्स। एंटर द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इनपुट करा लिया। उसके बाद पहली कंडीशन लिखी, अगर मार्क्स 90% से ज्यादा है एंड 100 के कम है, लेस देन इक्वल टू 100 है, तो ग्रेड A+ प्रिंट करो। अगर नहीं है, 80 से ज्यादा है तो एल्स इफ में आ जाओ, ये ट्रू नहीं होगा तो यहाँ आएंगे। 80 से ज्यादा है और 90 से कम है तो ग्रेड A प्रिंट करो। नहीं तो अगर 70 से ज्यादा है और 80 से कम है, 70 to 80 के बीच में, तो B+ प्रिंट करो। नहीं तो अगर 60 से 70 के बीच में है तो ग्रेड B प्रिंट करो। नहीं तो अगर 50 से 60 के बीच में है तो ग्रेड C प्रिंट करो। और अगर इनमें से कहीं नहीं है तो भैया फिर ग्रेड F ही होगा। तो
इस तरह से आपको देखो एग्जाम में कंडीशन पहले से दी हुई है कि आपको किस हिसाब से लिखना है। अब ये लास्ट वाला जो है इसके लिए कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर ट्रू नहीं होती तो नेचुरली लेस देन 60 तो 50 तो होगा ही होगा। तो एल्स ब्लॉक के अंदर आप ये वाला जो ग्रेड है इसे प्रिंट करा दो, बस इसका ये प्रोग्राम है। इस तरह से कोई भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी रेंज आपको गिवन हो आप उसे कर सकते हैं। अब ये है, इसमें क्या दे रखा है, बेसिक सैलरी दे रखी है, HRA दे रखा है, DA दे रखा है। अगर बेसिक सैलरी 10,000 से कम है तो ये HRA DA है। अगर बेसिक सैलरी 10,001 से 20,000 के बीच में है तो HRA DA ये होगा। अगर 20,001 से ज्यादा है तो HRA DA ये होगा। तो बस पता कैसे चलेगा, बेसिक सैलरी को BS मान लिया, ग्रॉस सैलरी को GS मान लिया, HRA और DA को HRA और DA, ये वेरिएबल के नाम रख लिए मैंने, ठीक है। जो फाइनल सैलरी निकलेगी वो इन तीनों को ऐड करके निकलती है। तो अब देखो प्रोग्राम में क्या हुआ, आपने बेसिक सैलरी इनपुट करा ली और सबसे पहली कंडीशन क्या चेक की, क्या कह रहा है ये, बेसिक सैलरी अगर 20,001 से ज्यादा है, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं, अगर 20,001 से ज्यादा है तो HRA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 0.30, क्योंकि HRA कितना है 30%, तो HRA कैलकुलेट कर लिया, 30% है तो कैलकुलेट कर लिया। DA 95% है, इन्हें कैलकुलेट कर लिया। परसेंट को लिखने की बजाय मैंने 0.95 0.30 से कैलकुलेट कर लिया। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, बेसिक सैलरी 10,001 और 20,000 के बीच में है, तो उस केस में HRA और DA इन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। नहीं तो अगर अब इनके बीच में भी नहीं है तो जो लास्ट वाली कंडीशन है, देखो क्या कह रहे हैं, अगर 20,000 से 1 है तो पहली कंडीशन, नहीं तो अगर 10,001 और 20,000 के बीच में है तो दूसरी कंडीशन, और अगर इससे छोटी है तो एल्स में आ जाएगी ना, इसके लिए कंडीशन लिखने की क्या जरूरत है। तो बस इसी चीज को हमने यहाँ पर एल्स में लिख दिया। नहीं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करो, ये वाली 20 और 80% के हिसाब से। और फिर फाइनली जब आप लूप के बाहर, मतलब ये जो इफ एल्स ब्लॉक है पूरा, इसके बाहर आओगे तो जो भी एक चीज चलेगी, या तो ये चलेगा या ये चलेगा या ये चलेगा, कोई एक ब्लॉक चलेगा। जो भी ब्लॉक चलेगा उसके हिसाब से HRA और DA की जो वैल्यू आती है उसे बेसिक सैलरी के अंदर हम ऐड कर देंगे और ग्रॉस सैलरी को प्रिंट करा देंगे, दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो जो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम्स दी हुई है ना, यहाँ पर देखो सबसे पहली कंडीशन ये बनाई, अगर ये ट्रू नहीं है तो इनके बीच में चेक करो, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो फिर एल्स चला दो सीधा सीधा, है ना। 20,001 से बड़ा है तो ये, नहीं तो ये, कैसे भी आप इस बात को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इफ एल्स लैडर का एग्जांपल है और इसी के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम है, बहुत पूछे जाते हैं। ये देखो लेटेस्ट 23-24 के पेपर में आया था, ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रोग्राम है जिसमें आपको चेक करना है वेदर द गिवन नंबर इज बस नंबर और नॉट। अब बस नंबर क्या होता है ये भी बता रखा है, नंबर इज सेड टू बी बस नंबर इफ इट एंड्स विद 7, मतलब इसके लास्ट में 7 है, या फिर इट इज डिविजिबल बाय 7, या तो इसकी लास्ट की डिजिट जो है वो 7 है, या फिर 7 से डिवाइड करने पर ये 0 देता है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो नंबर जो है वो बस नंबर है, बीच में और लगा हुआ है ना। तो समझो, क्या ये बस नंबर है? क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट के डिजिट 7 है। क्या ये बस नंबर है? क्यों? क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। ये बस नंबर है, हाँ ये तो 7 से डिवाइड भी हो रहा है, इसकी लास्ट डिजिट भी 1 है, बहुत सीधी बात है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर चेक करो, अगर मैं, बहुत समझ में आना चाहिए क्या, कि अगर मुझे किसी नंबर की लास्ट डिजिट कैसे निकालूं, मैं, मुझे कैसे पता चलेगा नंबर की लास्ट डिजिट 7 है या नहीं। तो मेरे पास एक ट्रिक होनी चाहिए कि मैं नंबर की यूनिट प्लेस की डिजिट निकाल लूं। उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर को 10 से डिवाइड कर लेते हैं। ये देखो, अगर मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास 6384 और मुझे इसका 4 निकालना है, तो मैं क्या करूं, 10 से डिवाइड करूं, जो रिमाइंडर बचेगा वो इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट बचेगी। देखो डिवाइड करके, जब भी मैं डिवाइड करूंगी 638 तो इसका कोशेंट आ गया, और जो ये वाली बिट है, ये वाली जो डिजिट है, ये डिजिट मेरी रिमाइंडर में आ गई। इसका मतलब अगर मुझे इधर से यूनिट प्लेस की पहली डिजिट निकाल, पहली जो डिजिट है वो चाहिए, तो मैं नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लूं तो मुझे वो डिजिट मिल जाएगी। ऐसे यहाँ देखो, अगर मैं 613167 को 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मुझे 7 मिलेगा। तो बस ये ट्रिक यूज करके मैं इसकी फर्स्ट डिजिट, जो एंडिंग डिजिट है नंबर की, वो निकाल सकती हूँ, है ना, इस वाले कोड के थ्रू। तो क्या करूं, कोई भी नंबर है उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर कलेक्ट कर लो और इसे कंपेयर कर लो, ये 7 है या नहीं। अगर ये रिमाइंडर जो है ये 7 है तो इसका मतलब वो कंडीशन हमारी बन जाएगी। तो बस नंबर कौन सा हुआ, या तो वो 7 से एंड हो, नंबर को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचे वो 7 बचे, तभी तो 7 से एंड होगा। क्या कह रहे हैं हम, 7 लास्ट नंबर एंडिंग विद 7 का मतलब 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बनना चाहिए। या तो ये हो, या फिर
7 से डिवाइड करने पर 0 मिले। आप 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो हो वो 0 मिले, तभी तो कहोगे 7 से डिविजिबल है। इन दोनों कंडीशन के बीच में आपने लॉजिकल और लगा दिया, या तो ये हो या ये हो, दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है। एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो नंबर जो है वो बस नंबर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, है ना। आपको बस ये जो कंडीशन है ये फ्रेम करनी आनी चाहिए। और देखो ये पूरे फुल 7 नंबर का प्रोग्राम आया था, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है और बहुत हल्का सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये इसका प्रोग्राम हो गया। आपने एक नंबर को इनपुट कराया, चेक कर लिया, अगर नंबर 7 से डिविजिबल, यहाँ 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब 7 से डिविजिबल है। 7 से डिवाइड करने पर आपको अगर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब नंबर 7 से डिविजिबल है। और अगर 10 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर जो है वो 7 मिल रहा है, इसका मतलब लास्ट वाली डिजिट जो है वो 7 है, बीच में और लगा दिया। अगर ऐसा है तो बस नंबर है, नहीं तो बस नंबर नहीं है, बस सिंपल। इसका फ्लो चार्ट बना लो। ये तो आप अलग अलग नंबर पे चेक करके देख लो। जैसे मान लो हमने अगर 837 लिया तो पहली बार में 837 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा 7, ट्रू है। ट्रू है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बस नंबर है ना। अब दूसरा वाला ले लिया 78 को हमने 10 से डिवाइड किया, लास्ट डिजिट मिली 8, 7 है क्या, नहीं ये फॉल्स है। अब इसे चेक करो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो इसका मतलब ये बस नंबर नहीं है। 63 को डिवाइड करो, 63 में ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लास्ट की डिजिट तो 3 है, लेकिन हमने 7 से डिवाइड करके देखा ये ट्रू है। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, इसका मतलब ये भी एक बस नंबर है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट है। स्टार्ट किया, नंबर को इनपुट करा, कंडीशन इसमें डाल दी, अगर ट्रू है तो बस नंबर है, फॉल्स है तो बस नंबर नहीं है, और एंड कर दिया, ठीक है। इस तरह सिंपल सिंपल फ्लो चार्ट आप आराम से बना सकते हैं। फिर आता है आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने एडिशनल एक प्रोग्राम डाला है इसमें कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने हैं। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0, है ना। इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, d = b² - 4ac, ये तो पता है हमें, मैथ्स का पार्ट है। अब d की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है। d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो 2 रूट होते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है, -b + -√b² - 4ac/2a। पढ़ रखी है ये चीज। तो 2 रूट है, एक में प्लस है, एक में माइनस है। अगर d की वैल्यू 0 है तो उस केस में d की वैल्यू 0 हो गई तो -b/2a, दोनों इक्वल रूट्स होते हैं। देखो यहाँ पर जब d की वैल्यू पॉजिटिव थी तो 2 रूट हैं, दोनों रियल हैं, रियल रूट्स हैं और अलग अलग हैं, 2 रूट्स हैं और अलग अलग हैं। जब d की वैल्यू 0 है तो 2 रूट हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल है। और जब d की वैल्यू लेस देन 0 है तो 2 इमेजिनरी रूट्स होते हैं, -b/2a और यहाँ पर +i, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर ये इमेजिनरी वाला जो पार्ट है ये इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। +i और -i यहाँ पर हम लगा देते हैं क्योंकि ये d की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाती है। इस तरह से हम रूट्स कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है मैथ्स में काम ये करते हैं, ठीक है। तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, और ये है इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, वैल्यू भी अलग है और रूट्स भी इमेजिनरी हैं। इसको करने के लिए प्रोग्राम देखो कैसे बना रखा है। सबसे पहले a b c 3 वैल्यूज को इनपुट करा लो, d को कैलकुलेट करो, b² - 4ac, d कैलकुलेट कर लिया। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो r1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, r2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, b + स्क्वायर रूट ऑफ d, स्क्वायर रूट ऑफ d के लिए sqrt फंक्शन यूज किया, इनबिल्ट फंक्शन है, और इनबिल्ट फंक्शन कहां पर है, math.h के अंदर है, इसलिए इस हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। तो sqrt क्या करेगा, d का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देगा। तो यहाँ पर r1 कैलकुलेट किया, r2 कैलकुलेट किया, और फिर उसके बाद रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट r1 और r2 प्रिंट करा दिए। अब ये तो पहली कंडीशन हुई अगर d की वैल्यु ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है, अगर ये ट्रू नहीं है तो यहाँ चेक करेगा, अगर इक्वल है तो कहेंगे r1 और r2 -b/2 दोनों सेम है, r1 r2 को प्रिंट कर दो। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो r1 = r2 = -b/2a, दोनों -b/2 है। ये कौन सी है, ये रियल वाला पार्ट है, और इमेजिनरी वाला पार्ट कौन सा है, sqrt -d/2a। तो अब जो रूट्स आप प्रिंट करोगे, डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी रूट्स, पहले इनका रियल वाला पार्ट और +i करके उनका इमेजिनरी वाला पार्ट, है ना। तो देखो कैसे होगा, किस तरह, r1 + i दिस, r2 + i दिस, इस तरह से इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। बस प्रिंट कर, डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी रूट्स कैसे, परसेंटाइल f की जगह पहला वाला परसेंटाइल f, दूसरा वाला परसेंटाइल f, है ना, पहला वाला परसेंटाइल f, दूसरा वाला, पहले वाले की जगह r1, दूसरे वाले की जगह इमेज, ये वाला, ठीक है। फिर पहले वाले की जगह r2, यहाँ की जगह r2 और दूसरे वाले की जगह इमेज,
तो ये वैल्यू सेम रहेगी, एक में प्लस के साथ ऐड होगा, एक में माइनस के साथ, R1 R2 दोनों सेम है। सेपरेट करने के लिए यहाँ दिखा रखा है, ये रियल वाला जो साइड है, रियल वाला जो पार्ट है वो R1 R2 हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं। डिस्प्ले कराने के लिए ये चीज दिखाई गई है। ये इसका फ्लो चार्ट है, एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। ABC तीनों को आपने इंक्लूड किया, आपने D को कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने कंडीशन को चेक करना शुरू किया। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ट्रू है, तो आपने R1 R2 को कैलकुलेट किया, प्रिंट किया और आप बाहर आ गए। नहीं तो आप अगर इक्वल टू 0 है तो आपने R1 R2 को दोनों को इक्वल करके कैलकुलेट किया, प्रिंट किया और बाहर आ गए। अगर ये भी नहीं है तो R1 R2 की वैल्यू आपने इमेजिनरी और रियल पार्ट में कैलकुलेट की। डिस्टिंक्ट ट्रूथ देखो, R1 प्लस आई डॉट इमेज एंड R2 माइनस आई डॉट इमेज, इनको प्रिंट किया और आप फिर अल्टीमेटली एंड करके बाहर आ गए। इस तरह से आपको ये यूनिट जो है बेसिकली इसमें ये सब चीजें पढ़नी थी। अब देखो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सारे ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी एक्सप्लेन करो, स्पेशली बिटवाइज ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी क्या होती है? जब दो ऑपरेशंस की प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएटिविटी कैसे हेल्प करती है कि आपको कौन सा ऑपरेटर इवैल्यूएट करना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। टाइप कन्वर्जन को डिटेल में समझाइए, फिर एग्जांपल डिफरेंस बताइए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में, टाइप कास्टिंग में, तो एग्जांपल्स के साथ आप इसको बताएंगे, ठीक है। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इफ एल्स लैडर, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ लिया हमने फिर लीप ईयर और लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स का प्रोग्राम बहुत रिपीट होता है इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। फिर केस कंट्रोल स्ट्रक्चर है स्विच केस, इसमें ब्रेक क्यू यूज करते हैं, डिफॉल्ट क्यू यूज करते हैं, और फिर साथ में वो स्विच केस का जो सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम था वो प्रोग्राम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। मुझे लगता है इतना आप लोग कर लेंगे तो आपका काफी पार्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट यूनिट 2 का यहाँ पर कवर अप हो रहा है, ठीक है बेटा। तो आप इसको पढ़िए, ऑल द बेस्ट।